हेलो फ्रेंड्स, अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज ज्योग्राफी का डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं 2012 का पेपर। आप सामने देख भी पा रहे होंगे और ये सीरीज निरंतर चलती आ रही है दोस्तों, निरंतर चलेगी ही चलेगी और बहुत ज़्यादा इसका लाभ आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये सीरीज ऐसी है कि इससे जो है आपका जो भी सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा रिवीजन हो जाएगा इसका। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस सीरीज में तुलनात्मक क्वेश्चनों को भी लगाएं। 2023-24 में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जो भी पीवाईक्यू को अच्छे से कर लेगा उसका समझ लीजिए कि पेपर में बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। अब देखिए ये प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पॉज करके देखिएगा। वायुमंडल संबंधित प्रश्न है और 23-24 में देखिए पूछे गए हैं। ये आपका 23 नंबर में, 2023 में 62 नंबर क्वेश्चन, 2024 में 1 नंबर क्वेश्चन। ए सीरीज के हैं पेपर, इसलिए आप जाकर के खुद भी देख सकते हो कि कहीं से हमने लगाया नहीं, सीधे पेपर को इसीलिए काट के लगाया है। चाहते तो हम इसमें टाइप करके भी लगा सकते थे, लेकिन इसलिए लगाया कि आपको विश्वास हो कि हमने पेपर से ही काटा है इसको। आप जाकर के इसको देख भी सकते हो। अब बस दोस्तों, हमने किया क्या है कि जैसे मैं पहले बोलता था कि आपको 2023, 2024 और 2025 के प्रश्नों को हम तुलना करेंगे। तुलना करने का मतलब ये था कि हम जैसे आज ये प्रश्न है, तो ये जैसे वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल इतनी, मतलब थीम है, तो ये थीम यहाँ पर रिपीट कर रही है। तो हम इसके क्या करते थे कि सारे प्रश्नों के एक एक क्वेश्चन ले लेते थे। उससे क्या हो रहा था कि हमको खोजने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। मतलब हालांकि रटे हुए हैं, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं पता होता कि 62 नंबर में है कि 64 में है, तो हम खोज खोज करके बार बार देखना पड़ता था। ओरिजिनल पेपर मेरे पास है, उसी से मैं खोज के लगाता हूँ। तो उसमें क्या हो रहा था कि हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है। और वैसे भी हमको 23, 24, 25 का पेपर वैसे भी कराना है, तो आगे चल करके ये सीरीज बहुत जल्दी समाप्त होगी, तो 23, 24, 25 का पेपर हम करा ही देंगे। लेकिन थोड़े से एग्जाम्पल के लिए कुछ प्रश्नों को, जिससे कि तुलना हो सके, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर रख करके आपको दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आपको विश्वास बढ़ सके। वैसे भी कई सारे प्रश्न हैं, लेकिन अभी हमने कुछ ही प्रश्नों को, जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को पॉज करिए, कोयले से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए आप अच्छे से पढ़ोगे, हालांकि ये वैसे पूर्णतः ज्योग्राफी का नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि जीएस पढ़ रहे हैं तो जीएस में कहीं ना कहीं ये टच होता हुआ दिखाई देगा। ठीक, इसी तरह से और भी प्रश्न है। ये देखिए आप, दिशा से संबंधित है, मतलब कि ध्रुव तारे से संबंधित है। तो यहाँ पर भी देखिए उसी तरह से वृहत तारे वामन तारों की तुलना में, इस तरह के सिंपल प्रश्न है। ये मैंने कॉमन सेंस एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू मैंने 2024 के प्रश्न कराया, आप चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न दोस्तों, मैंने जो है कई सारे प्रश्न मैंने लगाए नहीं है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पर देखिए ये सवाना प्रदेश जलवायु प्रदेश संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर भी उसी से संबंधित लगभग मिलता जुलता इसका प्रश्न दिखाई दे रहा है। आप देखोगे तो जब आप इस टॉपिक को तैयार करोगे, इस थीम को तैयार करोगे, तो ये आपके प्रश्न आराम से हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चलते हैं, हम सीधे सवाल को करते हैं। और ये सीरीज बंद नहीं होगी। पहली बात तो आपसे वादा किया था दोस्तों, तो वादा निभाऊंगा। और पीवाईक्यू एक नज़र सीरीज के लिए भी वादा किया था, वो भी 2023 तक हो गई है। पीवाईक्यू एक नज़र, एक नज़र। ठीक है, ये सीरीज हमारी है, इसका नाम है पीवाईक्यू एक नज़र। इसमें क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन के आंसर नहीं बताते हैं, केवल क्वेश्चन को दिखाते हैं कि कैसे यूपीएससी बार बार अपने आप को चेंज करता हुआ चला गया। ठीक है, थीम बताते हैं, यूपीएससी का पैटर्न बताते हैं, ठीक है, उसका नेचर बताते हैं क्वेश्चन का, उसमें सब बताते हैं। यहाँ पर भी बताएंगे, यहाँ पर भी हम लोग जो इस ये डिटेल से सीरीज चल रही है, इसमें हम क्या क्या बताएंगे, आपका जो है थीम बताएंगे। आपको पता है कि हम लोग का मेन काम तो यही है थीम, कि जैसे मान लो एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो उस ये इस समय प्रासंगिक है कि नहीं है, इस समय पूछा जा रहा है, तो वर्तमान में इनसे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मुश्किल से 1-2 प्रश्न आ रहे हैं, बाकी इनसे प्रश्न ज़्यादा नहीं आ रहे, तो हमको इसको स्टार रेटिंग कम देनी है दूसरे सब्जेक्टों की अपेक्षा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को करेंगे। फिर इसके साथ साथ यूपीएससी के जो प्रश्न के पैटर्न उसको समझेंगे, उसका नेचर समझेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ नॉलेज को महत्व देंगे, बेसिक नॉलेज को हमको महत्व देना है, तो बेसिक नॉलेज को महत्व देना है। इसके साथ साथ कॉमन सेंस टेक्निक भी लगानी है। ज़्यादातर क्वेश्चनों में मैं कॉमन सेंस से ही सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप एक लेवल तक तो आप नॉलेज आप गेन कर लोगे, उसके ऊपर नॉलेज गेन करना बहुत मुश्किल होता है। उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पीएचडी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आपको सिंपल बेसिक चीज़ें, जैसे एनसीईआरटी है, कुछ बेसिक बुक्स हैं, उनको केवल पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना इधर उधर। इसलिए हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब होता है कि हम लोग पढ़ने के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं। दिमाग लगाओ ना, यूपीएससी प्रश्न कैसे पूछ रहा है, फिर एलिमिनेशन। अब 21 साल 22 साल का लड़का कैसे सिलेक्ट हो जाता है, उसका कारण ये है कि उसको कहीं ना कहीं पीछे से माइंड, उनका माता पिता का या कोई जो उनके गार्जियन होते हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उनको पता होता है कि भैया ये चीज़ें मत पढ़ना, ज्योग्राफी की ये फालतू की बुक ना पढ़ना, एनसीईआरटी पे ही फोकस रहना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमको बाबा बनना है, पीएचडी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नॉलेज को, बेसिक नॉलेज को महत्व देंगे, कॉमन सेंस टेक्निक को महत्व देंगे, एलिमिनेशन को महत्व देंगे। ठीक है, इस तरह से प्लस जो यूपीएससी क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उसमें उसके पैटर्न को देखेंगे, नेचर को देखेंगे, थीम को देखेंगे। तो वर्तमान में पैटर्न, नेचर, थीम कैसे बदल रही है, उसको भी हम लोग यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ हमारे पढ़ाने का एजेंडा था। और 2011 में हमने क्या किया था, इसके सिलेबस को बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें सिलेबस नहीं बताएंगे। आप सिलेबस आपको केवल मेंस के जब हम प्रश्न कराएंगे, मेंस के आप जाकर के मेरी सीरीज देख सकते हो, गवर्नेंस और डिजास्टर मैनेजमेंट के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो आप समझ जाओगे कि वहाँ पर मैंने किस तरह के क्वेश्चन का लेवल रखा है और आंसर राइटिंग बहुत बेहतरीन कराई है। तो जैसे आपका प्री निकलेगा तो मेंस में 3 महीने लगातार इतनी पीवाईक्यू कर लेंगे कि आपका आराम से जीएस बिगड़ेगा नहीं, आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हिंदी माध्यम का कोई बच्चा है तो वो इससे मदद ले सकता है। ठीक है, तो ये मेंस के लिए हम सिलेबस वहाँ पर क्या करेंगे कि मेंस का सिलेबस जो है विस्तार से चर्चा कर देंगे, और मेंस के लिए 20-20, 25-25, 50-50 पॉइंट आपको दे देंगे कि अगर कहीं पर क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसके पॉइंट से उठा करके क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, मतलब कि भूमिका बना सकते हो, या विषय वस्तु में इस्तेमाल कर सकते हो, निष्कर्ष में इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब एक तरीके से रॉ मटेरियल आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। तो खैर हम चलते हैं प्रश्नों को पहले देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न है 2012 का,
आप ए सीरीज़ का पेपर देख लेना, मेरे पास ए सीरीज़ का, क्योंकि मैंने यूपीएससी की वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया, तो मेरे पास ए सीरीज़ का ही पेपर मिलेगा। ठीक है, तो अब इस प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें कॉमन सेंस लगाते हैं, बेसिक नॉलेज लगाते हैं, ठीक है, और एलिमिनेशन टेक्निक को थ्रू हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले बात तो आपको देखो कि वैज्ञानिक निम्नलिखित में से किस या किन परिघटनाओं को ब्रह्मांड के निरंतर विस्तरण मतलब विस्तार होते हुए के साक्ष्य के रूप में उद्धृत करते हैं। जिन बच्चों को हिंदी में दिक्कत हो तो इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का भी बगल में मैंने लगा रखा है, इसको भी देख लेना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, जहाँ पर मुझे लगेगा वहाँ पर मैं बताऊंगा, बाकी जिनको न समझ में आए इंग्लिश को भी जरूर देखें। तो इंग्लिश को आप डरिए मत। अब कुछ बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के होंगे उनको थोड़ा सा डर लग रहा होगा कि इंग्लिश कहीं ना कहीं हमारी अच्छी नहीं है, तो हमें दिक्कत है, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। जब आप इंग्लिश को बीच बीच में देखते रहोगे ना तो समझ में आ जाएगी। इतनी बेसिक नॉलेज तो फिर चाहिए, इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होगी तो फिर दिक्कत होगी ना दोस्तों। और इस बार जो पेपर दे रहे हैं 2026 को, वो इस सीरीज को जरूर देख करके जाएं, उनको देखना बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ के लिए अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों माइक्रोवेव्स की उपस्थिति का पता लगाना, ठीक, पता चलना जो हमारा ब्रह्मांड है, जो ब्रह्मांड की परिघटना हो रही है, जिसमें ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, ऐसे बढ़ रहा है ब्रह्मांड। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्यों बढ़ रहा है, तो इसमें माइक्रोवेव, तो आपको पता है कि माइक्रोवेव अभी रिसर्च भी चल रही है कि जो हमारी सूक्ष्म तरंगें उनका विस्तार हो रहा है। ठीक, मतलब कि सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति इनको बता रही। तो एक नंबर तो आपको बिल्कुल सही लग रहा होगा कि आपने पढ़ा भी होगा और आपको पता भी होगा। ठीक है, फिर दूसरा क्या, अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटना का अवलोकन। हमें नहीं पता कि ये रेड शिफ्ट परिघटना क्या होती है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। देखिए, क्षुद्र ग्रहों से विस्तार का कोई लेना देना नहीं, ये तो अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह होते हैं, इसका विस्तार से क्या लेना देना नहीं। तो 3 तो बिल्कुल गलत होगा। 3 जहाँ है उसको काटो, ये काटा, और उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य के रूप में उद्धृत नहीं है, तो कोई भी, तो ये भी कट जाए क्योंकि एक तो आपने सही मान लिया। ठीक है, या तो एक होगा या तो बी होगा। ठीक है, और एक आपने बिल्कुल सही मान लिया तो ऑटोमेटिक ए सही हो जाएगा। सिंपल है, यही तो एलिमिनेशन होता है, यही ट्रिक होती है। तो पहले ये ज़्यादा आती थी, अब नहीं आती है, अब मतलब कम हो गई ये संख्या, लेकिन ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता। जब आप बार बार पीवाईक्यू देखोगे तो आप उन सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने लगोगे जो यूपीएससी पूछना चाहता है। अब हमने इसमें कहाँ पर आपको लगाओ कि कहाँ पर आपने एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की कोशिश करी कि आपने एक्स्ट्रा जा करके उस सवाल को आपने तैयार किया और कर लिया। ये सिंपल, आप 6 क्लास 7 क्लास जो एनसीईआरटी है उनको आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ से ये सवाल आपके हो जाएंगे। बताइए, इसमें कहीं पर आपको पता चला है? अब जैसे मान लो आपको रेड शिफ्ट पता भी नहीं था, यूपीएससी इसी तरीके से रखता है कि रेड शिफ्ट आपको नहीं पता है, लेकिन आपको पहली वाली घटना तो पता थी, तो आपने पहले को सही माना, तो इस आधार पर डी तो पहले गलत हो जाएगा। इसमें कह रहा है उपरोक्त में से कोई भी साक्ष्य उद्धृत नहीं है, तो इसमें तो एक साक्ष्य तो बता रहा है ना, तो पहला तो सही हो गया, तो डी इसी तरह गलत हो गया। अब पहला सही है, इसका मतलब ए सही होगा या तो सी सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की गति। क्षुद्र ग्रहों की गति से कोई लेना देना नहीं, तो तुमने 3 भी काटा तो एक तो वैसे ही सही हो गया, तो 2 ऑटोमेटिक, जब ए सही है तो 2 भी सही होगा। तो रेड शिफ्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर आगे देख लेते हैं। तो पूरी बात को समझ लेते हैं, ये है क्या। क्या कह रहा है, वैज्ञानिक ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स को प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित साक्ष्यों का उपयोग करते हैं। ठीक, फिर क्या कह रहा है, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति। आपको पता है अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगें होती है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। ठीक, CMB। ब्रह्मांड विज्ञानियों या ब्रह्मांड के जो वैज्ञानिक हैं उनके अनुसार CMB यही चीज, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड उस प्रतिध्वनि या विकिरण के समान है जो बिग बैंग के बाद शेष रह गई थी। बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी उसके बाद शेष रह गई थी, उसकी माइक्रोवेव जो तरंगे हैं, जिसी को हम लोग आजकल लोग सूक्ष्म एनर्जी बोल देते हैं कि इस एनर्जी ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो रही है, अभी भी चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में आपको दिखाई देगी। तो पूरे अंतरिक्ष में इस तरह सूक्ष्म विकिरण की उपस्थिति है। यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड कभी बहुत गर्म और सघन था, तब से यह लगातार फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। ठीक है, फैल रहा है और ठंडा हो रहा है। अब रेड शिफ्ट की घटना क्या थी, रेड शिफ्ट पर घटना का अवलोकन, जब कोई प्रकाश स्रोत जैसे आकाशगंगा, आपको पता है कि आकाशगंगा कई सारे प्रकाश स्रोतों का समूह है। सूर्य, आपको पता है कि हमारा सूर्य ऐसे तो हम एक गैलेक्सी का हिस्सा है, कई सारी ऐसी गैलेक्सी, अब तो वैज्ञानिक बता रहे हैं बहुत सारी गैलेक्सियां हैं जहाँ पर जीवन भी हो सकता है ना। तो हमसे दूर जाता है जब कोई प्रकाश स्रोत जैसे आकाशगंगा हमसे दूर जाता है, तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश है कि तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ आपको पता है ना, ऐसे चलती है वेवलेंथ, कभी लंबी होती कभी कभी शॉर्ट भी होती चली जाती, तो ठीक है इस तरह। तो ये शॉर्ट जिसकी होगी तो इसका मतलब इस तरह फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फ्रिक्वेंसी क्या हो रही, बढ़ रही है। और यहाँ इधर जाते समय हमको इसकी तरंग की दैर्घ्य मतलब लंबाई बढ़ती चली जा रही है। ठीक, मतलब बड़ा होता जा रहा है, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ लेंथ आपकी छोटी दिखाई देगी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी आपकी कम दिखाई देगी, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। इस तरफ इधर बढ़ोगे तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, लंबाई बढ़ती जाएगी तरंग की। इधर जाओगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी और लेंथ क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी। यही चीज़ आगे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, इधर जाओगे तो आपको फ्रिक्वेंसी क्या होगी, मतलब कि फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी, और इधर जाओगे तो वेव की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। ये देखो, अब ये देखो ना ऐसे, ये तो इधर जाओगे तो ये क्या होगी, लेंथ बढ़ती चली जाएगी। इधर जाओगे तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ये तो चीज़ समझ में आ गई। फिर इसकी उल्टा कि इधर जाओगे तो लेंथ क्या होगी, लेंथ आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। और इधर जाओगे तो फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जिधर लेंथ ज़्यादा है तो वहाँ की फ्रिक्वेंसी कम होगी, जिधर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है उसकी लेंथ कम होगी। यही चीज़ है। ठीक है, सिंपल होता उल्टा। अब इसको पढ़ें। जब कोई प्रकाश स्रोत जैसे कि आकाशगंगा हमसे दूर जाता है तो उससे निकलने वाला जो प्रकाश है
की तरंग दैर्घ्य खिंच जाती है और स्पेक्ट्रम के लाल छोर, यहाँ पर देखो स्पेक्ट्रम का जो लाल छोर है ये मतलब माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेडियो तरंगें इस तरफ की ओर जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है, इसमें लिखा भी है लॉन्गर वेवलेंथ, लोअर फ्रिक्वेंसी, लोअर एनर्जी। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो इसका मतलब एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। उल्टा रिलेशन होता है। ठीक है, तो इधर जितने भी गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट जो तरंगे होती है क्या, इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत तेज होती है। एक्सरे तरंगे से ही आपके हार्ट का चेक किया जाता है, बॉडी के अंदर के पार्ट्स के बारे में भी यहीं से पता चल जाता है। खतरनाक भी होती है, ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए नहीं बोला जाता इनको। स्पेक्ट्रम के लाल छोर की ओर झुक जाती हैं। एडविन हबल, अभी हबल टेलीस्कोप भी बनाया जा रहा है, उसके बारे में पढ़ना, कमेंट करना जिन्होंने पढ़ा हो, ने पाया कि दूर स्थित आकाशगंगाएं, हबल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा होगा ना, ये इसी चीज़ का जो है पता लगाने के लिए बनाई जाती हैं। लेबोरेटरी होती हैं, आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, जो इस बात का सीधा प्रमाण है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ये हबल टेलीस्कोप अभी चर्चा में काफ़ी है। अभी हमारे लद्दाख में भी कुछ ऐसी चीज़ें लगाई जा रही है जो पता लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है दोस्तों। और बाकी आप अपने स्तर से पढ़िए। यहाँ तो हम लोग जितना आपका हो सकता है उतना रिवीजन करा रहे हैं, बाकी आपको अपने स्तर से भी पढ़ाई करनी है। अब इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न भी नहीं पूछे जाते कि इनमें बहुत ज़्यादा और विस्तार से लगा। जहाँ पर हमें लग रहा है कि यहाँ पर प्रश्न यूपीएससी ज़्यादा बनाएगा तो वहाँ पर मटेरियल की संख्या बढ़ा देते हैं। यहाँ पर ज़्यादा बनाने की संभावना नहीं है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से बहुत ज़्यादा सवाल उस तरह के आते नहीं हैं। अभी 1-2 सवाल पिछले 2024-23 में पूछ लिए गए हैं, 24-25 में, लेकिन वैसे इनकी संख्या कम रही, तो हम इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको पढ़ने की बहुत उत्सुकता है तो आप चाहो तो किताब से, एनसीईआरटी से, कोई और सोर्स नहीं, एनसीईआरटी से 4-5 बार रिवीजन कर लो भैया जाकर के। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, तो हम चलते हैं। क्षुद्र ग्रहों की गति, यह सौर मंडल के भीतर की स्थानीय गति है। अन्य विकल्प जो आपके छूट गए ना, ये सी मतलब 3 और 4 ये क्यों गलत है, इनके बारे में। क्षुद्र ग्रहों की गति यह सौर मंडल के भीतर की स्थानीय गति है। इसका ब्रह्मांड के व्यापक विस्तार से कोई सीधा संबंध नहीं है। मतलब कि पृथ्वी है आपकी, ये सूर्य है, इन्हीं के आसपास जो क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, पृथ्वी, मंगल, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह पट्टी दिखाई देती है ना ऐसे, ये भी तो सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये स्थानीय अपनी गति पूरे करता है, लेकिन इसका ब्रह्मांड के विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर आगे सुपरनोवा, विस्फोट। हालांकि विशिष्ट प्रकार के सुपरनोवा टाइप ला का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। सुपरनोवा का उपयोग दूरी मापने के लिए किया, जैसे जिससे पता चला कि विस्तार त्वरित हो रहा है। लेकिन केवल सुपरनोवा का होना अपने आप में विस्तार का साक्ष्य नहीं, वे तारे के जीवन का चक्र, आपको पता है कि तारे के जीवन का साक्ष्य वगैरह ये सब बता देते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित यूपीएससी अभी प्रश्न पूछा था, हमने आगे लगा रखा है एक प्रश्न और इसी तरह का पूछा है, तो हमने वहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो डायरेक्ट इससे मिलता जुलता नहीं था, लेकिन आप टॉपिक पढ़ोगे, थीम पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं प्रश्न को। इस प्रश्न को पढ़ो, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इस प्रश्न को करने की ट्रिक भी मैं बताऊंगा। जब भी कभी आपको यूरोपियन यूनियन, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह की चीज़ें, खैर छोड़िए, पहले आप इसको करिए, नहीं तो आप यहाँ से क्वेश्चन को कर लोगे। अब इसको पॉज करके करने की कोशिश करिए। मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसका आंसर दे दिए होंगे कमेंट में। तो भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित में से युक्त है, मतलब निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। ठीक है, जब भी आपको इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी तो आपको पढ़ना है। 2023 में आई थी, अब 25 वाली आने वाली होगी। ठीक है, तो उसको आपको थोड़ा देखना है, वहीं से सवाल बन जाते हैं। तो 2011 का प्रश्न, इसका मतलब 11-12 के आसपास ये रिपोर्ट आई थी, तो यूपीएससी ने प्रश्न बना दिया। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। अब आपको मैप का भी थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे ये मान लो भारत का मैप है, ठीक है, इस तरह से, मुझे बहुत ज़्यादा बनाना नहीं आता, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप देख लेना। तो इस तरह से मान लीजिए मैप है, तो आपको देखना कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। ठीक, तो आप मान लो कि राजस्थान यहाँ पर है, राजस्थान के उत्तरी हिस्से से होकर के कोई अक्षांश जा रही है, उसी अक्षांश में ये चीज़ें हैं। ठीक है, इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत आता है, मतलब वन आवरण के अंतर्गत आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज़ ओवर 80% ऑफ इट्स एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। ठीक है, ठीक है, 12% से अधिक वन आच्छादित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आता है। मतलब इतने ज़्यादा पेड़ मिलते हैं कि वहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल पार्क भी इनके लगभग 12% क्षेत्र को कवर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से, पहली बात तो इसमें काटने का प्रयास करो कि राजस्थान है तो राजस्थान के आप नॉर्मल को अगर अक्षांश को देखोगे तो इसके ऊपर आपको हिमाचल प्रदेश ऊपर दिखाई देगा, तो आपको सीधे सिंपल मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश तो नहीं होगा। तो सी जैसे आपने काटा, उत्तराखंड को भी आप काटने का प्रयास इस तरह से कर सकते हो कि उत्तराखंड में वन तो हैं लेकिन 80% नहीं हो सकता, क्योंकि 80% मान लो उत्तराखंड का एरिया ज़्यादा है और असम, अरुणाचल प्रदेश का एरिया कम है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का मान लो एरिया इतना है, तो इस एरिया में जितना पेड़ होंगे इसमें भी उतने होंगे, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसके क्षेत्र के हिसाब से। ठीक, तो आपको मेड नॉर्मल आपने पढ़ा भी होगा तो अरुणाचल प्रदेश ही इसका आंसर होगा। तो आपको मैं ये चीज़ आप पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कहीं पर कॉमन सेंस वाली चीज़ नहीं लग रही थी, इसलिए थोड़ा बहुत जहाँ लग रहा था वहाँ मैंने बता दिया कि हिमाचल प्रदेश को काट सकते हो,
उत्तराखंड को भी काट सकते हो क्योंकि यहाँ पर लगभग 45% के आसपास क्षेत्र है। लेकिन वन स्थिति रिपोर्ट जब आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको डाटा मिल जाएगा। जब आप नॉर्मल कहीं से भी यूट्यूब में भी या खुद से आप निकाल करके मोटा मोटा जान लोगे, वैसे यूपीएससी पूछता है। अभी यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला, इस प्रश्न को देखने के बाद आपको सीखने को ये मिला कि यूपीएससी इस तरह के पैटर्न या स्ट्रक्चर के आधार पर यूपीएससी प्रश्न रखेगा। और जब आप इस तरह के प्रश्न रखेगा तो आपको तैयारी करने में इसी तरह की तैयारी आपको करनी की। अगली बार जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो इसी ढांचे में रख करके आपको तैयारी करनी की। मान लो कि मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के अक्षांश में कोई क्षेत्र, जहाँ का क्षेत्र उसका जो एरिया है उसके अंतर्गत कितने % क्षेत्र में वन पाया जाता है, वहाँ पर जो आरक्षित क्षेत्र उनका कितना % है, इस तरह की चीज़ें आपको तैयार करनी। तो वैसे भी आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब आपको कभी भी एक कॉमन सेंस बताऊं कि यूरोपियन यूनियन और अरुणाचल प्रदेश अगर कहीं पर भी दिखता है प्रश्न के विकल्प में, तो आप जैसे प्रश्न आप अपने स्तर से कोशिश करिए कि हो जाए। नहीं होता है तो अब आपको क्वेश्चन भी करना है, तो अरुणाचल, आपको इन दो में से कोई चीज़ अगर दिखती, मान लो कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश लिखा है तो आप इसको अंधेरा अरुणाचल प्रदेश मार सकते हो। ये मैं तब कह रहा हूँ जब आप क्वेश्चन आप कर नहीं पा रहे हो और आपको 80+ क्वेश्चन करने हैं। तो क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट लेना है। जब अटेम्प्ट लेना ही है क्वेश्चन का, तो आप यूरोपियन यूनियन या अरुणाचल प्रदेश आए तो उसको टिक मार देना, ठीक। उस लगभग 90% सही होने के चांसेस पड़ जाते हैं। जैसे कोई वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें यूरोपियन यूनियन की चर्चा हो रही है, तो अभी यूरोपियन यूनियन को टिक मार सकते हो, ठीक है। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अक्षांश की स्थिति, उत्तरी राजस्थान लगभग अक्षांश से गुजरने वाली रेखा पूर्व की ओर बढ़ने पर, मतलब कि इस तरफ बढ़ने पर अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। असम हिमाचल प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार इससे थोड़ा भिन्न है, ठीक। असम का, हिमाचल प्रदेश का, असम ऊपर है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, ये असम आपका नीचे हो जाएगा और हिमाचल प्रदेश इससे ऊपर हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया ना दोस्तों, साफ साफ नजर आ रहा है भाई। हिमाचल प्रदेश ये है, असम ये है, तो सीधी सी बात है अरुणाचल प्रदेश से नीचे होगा इधर, ये आपकी राजस्थान से ऊपर होगा, ठीक। थोड़ा सा आपने अगर अच्छे से देखा होता तो भी कर लोगे। जब भी अब दोबारा जैसे मान लो कि वन स्थिति रिपोर्ट आ जाए, ISFR आ जाए, तो आपको इसी तरह से देखना है। जिस क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब कि वन आवरण के आधार पर उसका % ज़्यादा है या कम है, तो उसको तुरंत इधर किसी राज्य से तुलना करके इसी अक्षांश पे या देशांतर पे रखने का प्रयास करो। जब आप इस तरह से प्रश्न को रखोगे तो क्वेश्चन करने की संभावना, आपकी सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। पढ़ते हैं इसको। वन आवरण क्या है? भारतीय वन सर्वेक्षण ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की रिपोर्ट के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का लगभग 80%, वही डाटा दिया, 80% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनों से ढका हुआ है। यह भारत के उन चुनिंदा राज्यों में से है जहां वन घनत्व, फॉरेस्ट डेंसिटी अत्यधिक उच्च, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश वैसे भी आपको पता है कि इसकी डेंसिटी अधिक है, लेकिन बदलते भी रहते हैं। रक्षित क्षेत्र नेटवर्क का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। इसका मतलब क्या? अरुणाचल प्रदेश के कुल वन आच्छादित क्षेत्र का 12% से अधिक हिस्सा रक्षित क्षेत्रों जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है। इसमें नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, पाकुई वन्यजीव अभयारण्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल है, ठीक। तो ये दोनों आप इसको पहली बात तो मैप में देख लेना, नामदफा और पाकाई वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग भी आपको नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व ये कराएंगे, ठीक। अभी हमारी जो है फ्लोरा एंड फोना सीरीज में आपको पता है बायोडाइवर्सिटी नाम की एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें फ्लोरा एंड फोना एक्स में आपको 45+ आपको स्पीसीज कराई जा रही है, जिसमें आपके बर्ड्स होंगी, एनिमल होंगे। वो हमने 45 सीरीज आपको दिखा दी है, उसमें से हमने 7 के आसपास सीरीज स्पीसीज करा दी है। अभी और हम धीरे धीरे प्लेलिस्ट PPT बनी रखी हुई है दोस्तों, बस बनाना है। तो बहुत जल्दी इसको जैसे पूरा कराएंगे स्पीसीज, इसके बाद ये आपको बता देंगे। और फिर इसके बाद इंटरनेशनल कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि हम मेंटरशिप में भी व्यस्त रहते हैं, तो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के, जो क्लाइमेट से संबंधित हैं, एनवायरमेंट से संबंधित है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, उसको भी हम कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अन्य विकल्प क्यों गलत है? असम क्यों गलत है? हिमाचल प्रदेश क्यों गलत है? उत्तराखंड क्यों गलत है? यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ वन आवरण लगभग 36% है, जो 80% की शर्त को पूरा नहीं करता, ठीक है। तो 80% यहाँ पर है। अरुणाचल प्रदेश में क्या है? 80% है, और असम में क्या है? 36% है, तो उल्टा हो गया। हिमाचल प्रदेश क्यों गलत है? इसका अक्षांश राजस्थान के उत्तर में और यह वन आवरण में भी 80% से कम है। तो पहली बात तो उत्तर में हो गया, तो कॉमन सेंस आपका यही काम करेगा। यहाँ पर कॉमन सेंस क्या लगाओगे कि ये क्षेत्र कौन सा है जो इसमें हो सकता है? तो राजस्थान के उत्तर में है, तो पहली बात तो यही गलत हो गया। प्लस इसके साथ असम भी निकल गया, दो तो ऐसे निकालिए। उत्तराखंड क्षेत्र के आधार पर भी निकाल सकते हो कि आप वैसे देखोगे तो उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र है, और पहाड़ों में उस तरह के वन उतने नहीं मिलेंगे जितने वहाँ पर हैं, ठीक। इस तरह से भी आप कॉमन सेंस के थ्रू लगाओगे, बाकी फैक्ट तो अलग होता ही है। उत्तराखंड वन आवरण लगभग 45% के आसपास है, जो 80% की शर्त की काफ़ी कम है, मतलब पूरा नहीं करता है। फिर हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि एक ही अक्षांश पर पश्चिम से पूर्व, मतलब कि इधर से इस तरफ की तरफ, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर सीधी रेखा अक्षांश में, ये देखो नई दिल्ली जिस अक्षांश से निकल रही है उसी में बीकानेर भी होगा, ईटानगर भी होगा, जिसमें 28 डिग्री नॉर्थ की अक्षांश रेखा है। आगरा, जैसलमेर, दार्जिलिंग
ये आपकी लगभग 27% की रेखा है। हमने इसको लिख दिया कि अगर यूपीएससी इस तरह का प्रश्न बनाएगी, क्योंकि इससे संबंधित एक दो प्रश्न कई बार पूछे, देशांतर को लेकर के पूछ लिया। राजधानियाँ रख दी उत्तर प्रदेश की लखनऊ, बेंगलुरु, इस तरह से जो बता दिया था कि जो हमारी डेट लाइन है, इंडियन टाइम लाइन, उसके पास से कौन सी गुजर रही है, इस तरह से कुछ मिला करके पूछा था। ठीक है। फिर जयपुर, कानपुर, गुवाहाटी, ये लगभग आपके 26 डिग्री नॉर्थ पर है। गांधीनगर, भोपाल, रांची, ये 23 डिग्री कर्क रेखा के पास है। तो कर्क रेखा वाली तो आपको पता ही होगी कौन कौन से स्टेट जाते हैं, उनकी राजधानियाँ देख लेता, क्योंकि अब स्टेट नहीं पूछ रहा। स्टेट तो उस जमाने में पूछता था, आज से 20 साल 15 साल पहले। अब राजधानियाँ पूछ रहा है। और इसके साथ साथ जो प्रमुख नगर हैं, वहाँ पर अगर कोई सम्मेलन हुआ हो या वहाँ पर कोई नेशनल पार्क है तो उनको भी पूछ सकता है, क्योंकि अब यूपीएससी की इस तरह की अंदर डीप जाने की कोशिश करता है। तो थोड़ा सा जब भी आप देखो तो थोड़ी नज़र होनी चाहिए आपकी। दूसरा मुंबई, पुणे, भुवनेश्वर, ये आपका 19 अक्षांश पर है। ठीक है, डिग्री पर है। बेंगलुरु, चेन्नई लगभग 13 डिग्री नॉर्थ अक्षांश पर। फिर इसके बाद हम देशांतर को देख लेते हैं। एक ही देशांतर वाले शहर उत्तर से दक्षिण की ओर, तो नई दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, ये आपके सबसे महत्वपूर्ण है और ये 77 डिग्री ईस्ट में ही है सारे, तो 77 डिग्री पर है। फिर चंडीगढ़, अहमदाबाद, मुंबई, ये आपके 73 डिग्री पर है। इस तरह से देखोगे ना, ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। तो यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, इस तरह यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। फिर आपका अमृतसर, बीकानेर, उज्जैन, कोच्चि, ये आपके 75 डिग्री। ग्वालियर, झांसी, हैदराबाद, मदुरई, ये आपके 78 डिग्री में। लखनऊ, कानपुर, जबलपुर, चेन्नई, ये आपके 80 डिग्री में। गंगटोक, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, कोलकाता, ये आपके 88 डिग्री में। ऐसे आप जो भी मैप देखो तो मैप में आप कोशिश किया करो कि इस तरह के प्रश्न कर ले जाएं। ठीक है। अब देखिए इस प्रश्न को कॉमन सेंस से करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का आवर्तन, इंग्लिश में देखो रोटेशन ऑफ अर्थ। जब पृथ्वी डेली घूमती है इस तरह से, ऐसे घूमती है, तो इसको हम रोटेशन कहते हैं। और ये मान लो सूर्य है। ठीक है। अब इसको घूमते घूमते ऐसे कैसे खुद का चक्कर लगाते हुए सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, तो जो साल भर में पूरा चक्कर लगाएगी उसको हम क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन बोलते हैं, पृथ्वी का परिक्रमण। और ये रोटेशन, इसको परिभ्रमण भी बोल देते हैं, आवर्तन भी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब इस प्रश्न को कोशिश करो करने की। पृथ्वी का आवर्तन, वायु दाब और हवा, महासागरीय जल का घनत्व, ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण, रिवोल्यूशन। उपरोक्त में से कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? जो महासागरीय धाराएं चलती हैं उनको प्रभावित करते हैं। यूपीएससी ने 2025-24 में भी प्रश्न इस तरह के पूछे हैं, तो इनको ध्यान से जब भी पढ़ो तो महासागरीय धाराओं को, वायुमंडलीय धाराओं को अच्छे से आपको पढ़नी। वायुमंडलीय जो पवनें होती हैं उनको बारे में पढ़ना है। इनके लिए महासागरीय धाराओं को हम अलग एक वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जितना चीज़ें इन्फॉर्मेशन है महत्वपूर्ण है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमने ठीक ठाक दे रखी है। तो इसमें कोशिश करो कि क्या इसमें हो सकता है। ठीक है, महासागरीय धाराओं में आपको पता है कि पृथ्वी घूमेगी, तो उसका कहीं ना कहीं कारण महासागरीय धाराओं पर पड़ेगा। एक तो ये कारण है, और दूसरी बात यह है कि पृथ्वी के घूर्णन से आपको ज्वार भाटा भी आते हैं, तो इस कारण से एक तो सही होगा। एक जहाँ जहाँ है उसको सही होगा, या तो ए सही होगा, या तो बी सही होगा, या तो सी होगा। डी को हमने काट दिया। एलिमिनेशन नीचे लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस आपने क्या लगाया, पृथ्वी का आवर्तन, मतलब कि हमने ज्वार भाटा की स्थिति के आधार पर थोड़ा सोचा कि हाँ महासागरीय धाराएं तो भाई पलटेंगी, धाराएं चलेंगी। वायु दाब और हवा, आपको पता है कि जब मान लो पानी है, जब हवाएं चलती हैं, चक्रवात आता है, तो ये पानी भी लहर के रूप में भी तो चलता है। समुद्र में आप लहरें देखते हो, ये हवा के कारण भी तो होती हैं। तो सीधी सी बात है, वही तो धाराएं होती हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं धाराएं, तो हवा तो लेकर के जाती है उसको। तो दो भी सही है। तीसरा क्या है, तो दो जहाँ जहाँ है तो इस आधार पर या तो एक सही होगा, या तो बी सही होगा। सी भी कट गया। महासागरीय जल का घनत्व सिंपल है। जल घनत्व का मतलब क्या होता है, कहीं पर नमक की मात्रा ज़्यादा है, कहीं पर नमक की मात्रा कम है। ठीक है, तो जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होगी इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बारिश कम हो रही है। और पानी की मात्रा ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ पर नमक की मात्रा कम है। और जहाँ पर ज़्यादा है नमक की मात्रा, वो ध्रुवों पर आपको देखने को मिलेगा। ठंडा प्रदेश है, वहाँ बारिश कम होती है, वाष्पन भी कम होता है, तो वो क्षेत्र आपका कैसा हो जाएगा, ठंडा प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपका घनत्व का भी प्रभाव पड़ेगा। ठीक, सूर्य की गर्मी और उससे भी फर्क पड़ता है इसको। ये पृथ्वी का परिक्रमण, ये तो बिल्कुल सही नहीं लग रहा, क्योंकि परिक्रमण से क्या लेना देना है इसका। तो सीधे सी काटोगे, ये तो पहले हमने काट लिया था वैसे भी, और लेकिन 3 सही है, 1 2 3 सही है, आपका वैसे भी सही हो गया। और वैसे भी आप चाहते, मान लो कि 2 आपको ऊपर के नहीं पता थे, लेकिन 3 आपको निर्धारित कर रहा था, चौथा आपने काट दिया पृथ्वी के परिक्रमण से। अब आपको ये लग रहा महासागरीय जल का घनत्व तो पक्का हमने पढ़ा भी था कि घनत्व प्रभावित करता है, तो 3 वैसे भी सही ऐसे हो गया। ऐसे भी हर तरीके से आप अपने स्तर से कैसे सोच रहे हो। यूपीएससी कुछ ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन रखता है जिसको आप आराम से कर सकते हो। ये आप धाराएं देख लो, इन धाराओं को थोड़ा सा याद भी कर लेना। इससे ये ऊपर से जो ध्रुवों से चलने वाली धाराएं होंगी वो आपकी ब्लू कलर की होंगी, और उनको हम ठंडी धाराएं बोलते हैं। जो लाल कलर की आपकी दिखेंगी ये गर्म धाराएं होती हैं। यहाँ देखो, वार्म और कोल्ड। तो अभी पिछले साल बेंगुलर धारा के बारे में कुछ ऐसा पूछा गया था, तो आपको याद रखना कि ऐसे धाराएं चलती हैं। और प्रतिचक्रवाती धाराएं भी होती हैं इस तरह से, उनको भी पढ़ते रहना। ठीक है, बाकी हम इनमें पढ़ते हैं। इनको थोड़ा याद जरूर कर लेना दोस्तों, पूछती जरूर, इनको पॉज करके इनको याद कर लो कौन सी धारा कहाँ पर है। ठीक, इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। आपको पता है 1 2 3 सही है। पृथ्वी का आवर्तन, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने को
से कोरियालिस बल उत्पन्न होता है जो महासागरीय धाराओं की दिशा को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर की ओर मोड़ देता है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, यह आपकी विषुवत रेखा है। अब आप ऊपर से कोई बॉल फेंकोगे तो ये क्या हो जाएगी, अपने दाईं ओर मुड़ जाएगी। इधर साउथ पोल से आप फेंकोगे तो ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाएगी। इस तरह से ये कोरियालिस बल के कारण होता है। जितना आप इक्वेटर के पास आओगे कोरियालिस बल का मान कम होता चला जाएगा। ठीक, मतलब यहाँ से आप खड़े होकर बॉल फेंकोगे तो बिल्कुल सीधे ही देगी, इसलिए कम होता है। तो ये चीज़ आपको कोरियालिस बल, और आप जा करके कहीं पर पढ़ लीजिए बुक्स में अपने। ज़्यादा यूट्यूब के चक्कर में मत पढ़ना, खुद से समझने की कोशिश करोगे तो दिमाग खुलेगा और क्वेश्चन सही होने की संभावना उतनी आपकी बढ़ जाएंगी। वायु दाब और हवा, प्रचलित पवनें जैसे कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें समुद्र की सतह पर घर्षण पैदा करती हैं। व्यापारिक पवनें आपको पता होंगी, पछुआ पवनें जैसे मान लीजिए विषुवत रेखा से 30 डिग्री पर जो चलने वाली पवनें होती हैं ऐसे इस तरह से, तो ये आपकी कैसी होंगी, व्यापारिक पवनें होंगी। और ये आपकी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं, वो आपकी पछुआ पवनें कहलाती है। ठीक है, फिर इनमें प्रकार भी हैं 40, 50, 60, वो आप याद कर लेना। ठीक है, तो वायुमंडलीय दबाव से भिन्नता, हाँ यहाँ पर प्रचलित पवनें जैसे कि व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें समुद्र की सतह पर घर्षण पैदा करती है जिससे जल पवन की दिशा में गति करने लगता है। सीधी सी बात, ऐसे मान लो पानी है, आप गिलास में पानी रख के या बाल्टी में पानी रख के फूंक मारो तो जिधर फूंक मारोगे पानी उस तरफ की ओर चलता दिखाई देगा। तो ऐसे हवा तो होती है। वायुमंडलीय दबाव में भिन्नता भी जल के स्तर और प्रभाव को प्रभावित करती है, बिल्कुल सही है। फिर महासागरीय घनत्व, पानी पी लेता हूँ दोस्तों, पढ़ाते पढ़ाते गला सूखने लगता है। महासागरीय जल का घनत्व तापमान और लवणता, सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी में अंतर के कारण जल में के घनत्व में भिन्नता आती है। अधिक घनत्व वाला भारी जल होता है, मान लो कि घनत्व अधिक है तो उसका जल कैसा होगा, भारी होगा, तो वो कम जगह फैलेगा, और जो हल्का होगा वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा। कम घनत्व वाला हल्का जल उसका स्थान लेने के लिए बेहतर रहता है। ठीक, बहता है, जिससे थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, गहरी समुद्री धाराएं उत्पन्न होती है। ठीक, ये आप पढ़ते होगे, आगे पढ़ते हैं। अन्य विकल्प क्यों कहलाते हैं, अब इसके बारे में और विस्तार से हम वीडियो एक अलग से लेकर के आके आपको बता देंगे, समझा देंगे। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण, रिवोल्यूशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ऋतु परिवर्तन और सौर ऊर्जा के वितरण को भी प्रभावित करता है क्योंकि यह महासागरीय धाराओं को सीधे गति देने वाला प्राथमिक भौतिक कारक है। ठीक, पृथ्वी का परिक्रमण, ठीक, रिवोल्यूशन, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, ऋतु परिवर्तन और सौर ऊर्जा के वितरण को प्रभावित करता है, आपको पता है। लेकिन यह महासागरीय धाराओं को सीधे गति देने वाला प्राथमिक भौतिक कारक नहीं, सीधे गति देने वाला कोई कारक ऐसा नहीं। धाराएं मुख्य रूप से कोरियालिस बल जो आवर्तन से पैदा होती है पृथ्वी के घूमने से, ऐसे आपको पता है कि वेस्ट से ईस्ट की ओर, वायु और घनत्व पर निर्भर करती है। ठीक है, पृथ्वी की धाराएं मतलब महासागरीय धाराएं। जिस तरह जमीन पर नदियां एक निश्चित दिशा में बहती हैं उसी तरह समुद्र का पानी भी हजारों किलोमीटर तक एक निश्चित दिशा में नियमित रूप से बहता है, इसे ही महासागरीय धारा कहते हैं। ठीक, इसे और गहराई से समझने के लिए इन 3 मुख्य बातों पर गौर करते हैं। ये क्यों चलती हैं, जो धाराएं होती है किसका मुख्य कारण क्या है, क्यों चलती हैं। अगर आप एक बाल्टी पानी की में जोर से फूंक मारें तो पानी हिलने लगता है, समुद्र के साथ भी ऐसा ही होता है। हवाएं चलेंगी तो पानी हिलेगा और एक दूसरे से दूसरी जगह जाएगा। तो जब हवाएं एक निश्चित दिशा पर चलती है तो धाराओं को भी लेकर चली जाएंगी। हवा का धक्का, ये बिल्कुल सिंपल हमने समझाने का प्रयास किया। समुद्र से ऊपर चलने वाली तेज पवनें पानी को अपने साथ बाहर ले जाती हैं। गर्मी और नमक, सूरज की गर्मी से पानी कहीं गर्म होता है तो कहीं ठंडा, साथ ही कहीं ज़्यादा खारा होता है तो कहीं कम। भारी या खारा ठंडा पानी नीचे बैठता है और हल्का पानी ऊपर आता है जिससे करंट पैदा होता है। ठीक है, गर्म और ठंडा आपको पता है, आकाशीय बिजली भी गिरती है तो इसका कारण भी कहीं ना कहीं ये भी होता है, नीचे ऊपर, है ना, पृथ्वी प्लस माइनस इस तरह से। इनके प्रकार गर्म और ठंडी। महासागरीय धाराएं 2 तरह की होती हैं जो दुनिया का तापमान बैलेंस करती हैं। ठीक, गर्म धाराएं ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। गर्म धाराएं आपको पता है कि मान लो ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर है, सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या होती हैं, डायरेक्ट पड़ रही होती है इन जगहों पर, तो ये क्षेत्र गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वाष्पन होगा। और ये जब गर्म धाराएं होंगी तो हल्की होंगी, तो ये हल्की धाराएं क्या होंगी, इनकी जगह पर ठंडी धाराएं आकर के इनका स्थान लेंगी। ठीक है, ध्रुवों की ओर से चलती हैं और अपने साथ गर्मी लेकर आती हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं और अपने साथ गर्मी लाती है। गर्म होंगी तो गल्फ स्ट्रीम होगी। ठंडी धाराएं ये ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से की ओर आती हैं। कुछ धाराएं ऊपर से, मान लीजिए पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, तो कुछ धाराएं ध्रुवों से इक्वेटर की तरफ भी आती हैं। ठीक है, तो इनको हम कोल्ड या ठंडी धाराएं, भाई ध्रुवों में ठंडी है तो ठंडी हवा आएगी, की ओर आती है और ठंडा पानी लाती हैं, जैसे लेब्राडोर। तो लेब्राडोर गल्फ स्ट्रीम आप जा करके उसमें देखो, ये आपकी लेब्राडोर है, ये ठंडी धारा ये नीचे आ रही है, और ये आपकी गल्फ स्ट्रीम है। ये जहाँ पर मिलेंगी, तो जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ पर आपको बैंक बनता है। ठीक है, और इन बैंकों में आपकी बिजली, पादप प्लवक जो फाइटोप्लैंक्टन है वो उनका निर्माण बहुत ज़्यादा होता है। जब उनका निर्माण होगा तो मतलब प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए, मछली उत्पादन के लिए बहुत अच्छा जोन बन जाता है।
इनका महत्व क्या है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौसम ये तटीय इलाकों के तापमान को नियंत्रित करती है। मान लो कि आपको पता है ये क्षेत्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, नॉर्वेजियन धारा यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर ये धाराएँ जब आती है तो यहाँ पर गर्मी कर देती है, तो वहाँ पर आराम से काम हो जाता है। ठीक है, तो ये तटीय इलाकों के तापमान को नियंत्रित करती है। गर्म धाराएं ठंडे इलाकों को रहने लायक बनाती हैं। मछली पालन, यहाँ गर्म और ठंडी धाराएं आपस में मिलती हैं, वहाँ मछलियों के लिए बहुत अच्छा भोजन प्लवक मिलता है। इससे वे जगह दुनिया के सबसे बड़े मछली पकड़ने के केंद्र होते हैं। ठीक, जहाजरानी उद्योग में नाविक इन धाराओं की दिशा का उपयोग करके अपने जहाज़ों को तेज़ी से और कम ईंधन में ले जाते हैं। भाई धाराएं जैसी चलेंगी उधर ही घुमा देते हैं। पहले जो यात्री आए गए, वास्को डी गामा हो गए और भी जो भी यात्री आए, तो कहीं ना कहीं धाराओं को याद करके, धाराओं को ध्यान में रख करके ही आते थे, है ना। तो इस तरह से आप इस चित्र को बार बार देखो। महासागर के जल दो दिशाओं में बहता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज, आपको ये जो धाराएं चल रही है ये क्षैतिज ही तो हैं, इस तरह से ये क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है कि आप समुद्र के नीचे अप वेलिंग डाउन वेलिंग की गति होती है। जैसे ऊपर से नीचे जाएगा तो डाउन वेलिंग, और नीचे से ऊपर आएगा तो अप वेलिंग। ये भी गर्मी और ठंड के कारण होता है। तो क्षैतिज गति को धारा कहते हैं, जबकि ऊर्ध्वाधर परिवर्तनों को अप वेलिंग और डाउन वेलिंग होता है। तो पेरू के तट में आप जाओगे ना, यहाँ पर भी आपको इसी दिखाई देगा। तो गर्मी जब पड़ेगी तो नीचे से ठंडी धाराएं ऊपर आती हैं। ठीक है, उसको हम एल नीनो ला नीना में अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ पर धाराएं ऊपर आएंगी और ऊपर वाली धारा इधर जाएंगी, तो यहाँ की धाराएं नीचे जाएंगी। तब इस जगह पर आपको देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया के तट पर नीचे जाएंगी। तो ये ऊपर ठंडी होगी हवा, तो ठंडी से गर्म की ओर नीचे की ओर जाएगी, नीचे नीचे भी चलती है, फिर यहाँ पर ऊपर उठती है, यहाँ पर पेरू के तट के बाद ऊपर उठती है, यहाँ से फिर ऐसे चलती है। तो इस तरह इनका जो है चलता है। तो जहाँ से चलती हैं, जहाँ गर्म होगी वहाँ पर पानी फैलेगा तो उनकी संख्या मतलब कि जगह ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा जगह घेरेंगे इस तरह से, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर ये उल्टा गति होगी, तो ये एक तरीके से डाइपोल की स्थिति बन जाती है। ठीक है, दोलन की गति बन जाती है। ठीक, फिर हम कभी पढ़ेंगे उसके बारे में अच्छे से। भारत के निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए, मूंगफली, तिल और बाजरा। उपरोक्त में से कौन सा प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल? अब इसमें कॉमन सेंस लगाओ, सिंपल लगाओ, ये प्रश्न ऐसे ही हो जाएगा, इसमें कहीं तुमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लगाओ इसमें कॉमन सेंस, क्या लगा सकते हो? ये बताओ, मूंगफली कब खाते हो? ठंड में खाते हो, तो इसका मतलब गर्मी में उगाई हो गई होगी। गर्मी का मतलब बरसात के समय उगाई गई होगी, तभी तो वो नवंबर दिसंबर में आ पाई, और नवंबर दिसंबर में ठंड पड़ती है, तो उसी समय से मूंगफली आने लगती है। तो इसका मतलब प्रमुखतः वर्षा आधारित फसल हो सकती है। तो एक तो होगी, तो जहाँ जहाँ एक है, या तो ए होगा या तो डी होगा, इसको काट दो, इसको काट दो। तिल त्यौहार भी बनाया जाता है, और तिल ठंडियों में खाया जाता है। आपको पता है तिल के लड्डू वगैरह बनते हैं, तो दो भी सही हो जाएगा। ये भी गर्मी में उगाई जाती होगी, खरीफ की फसल होगी। बाजरा भी ठंडियों में खाता है, गर्मी में कहते हैं बहुत गर्म होता है, इसको गर्मी में नहीं खाया जाता है। तो इसका मतलब कि ये भी जो है आपका ठंड में ही आता है, नवंबर दिसंबर में आ जाता है। फिर इसके बाद नवंबर में ही गेहूँ वगैरह उगाया जाता है। तो गेहूँ नवंबर में उगाए, तो अब मार्च अप्रैल में अब काटने का समय आ गया होगा। तो इसलिए ये बाजरा, तिल और मूंगफली तीनों जो है आपकी खरीफ की फसल है, वर्षा आधारित फसलें। ठीक है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की तीनों फसलें प्रमुखता से वर्षा आधारित रेन फेड कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, मूंगफली ये मुख्य रूप से एक खरीफ फसल है जो शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ठीक, इसका अधिकांश हिस्सा लगभग 80% से अधिक सिंचाई के बजाय वर्षा पर आधारित होता है। ठीक, हमारे यहाँ अधिकतर वर्षा आधारित फसलें होती हैं, इसीलिए तो नेहरू जी ने कहा था कि मानसून जुआ एक तरीके से हमारी फसलें हैं जो मानसून आधारित होती हैं, और जुए का जब मौसम हुआ आ गया तो फसलें अच्छी हो गई, नहीं आया तो खराब हो गई। तिल, इसे तिल या विल नहीं, ठीक है, ये ख्याल है, तिल समझना चाहिए। ठीक है, सीसैमम तिल जो एक महत्वपूर्ण तिल है ना, यह कम पानी वाली परिस्थितियों में उग सकता है और भारत में बड़े पैमाने पर वर्षा आधारित क्षेत्रों में बोया जाता है। ठीक है, बाजरा, पर्ल मिलेट, यह सबसे अधिक सूखा सहिष्णु। आपको पता है कि सूखे 2023 में मिलेट ईयर घोषित किया गया था। ठीक है, तो ऐसे ही बाजरा, मक्का, इस तरह की फसलों को उगाने का दिया गया। ये बहुत ज़्यादा इनमें प्रोटीन भी होता है और अच्छी फसलें मानी जाती हैं। ठीक है, शरीर के लिए इसमें जो है फाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। फसलों में से एक है, या विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, जहाँ पर पानी शुष्क वाले क्षेत्र वहाँ पर उगाई जाती है। अर्धशुष्क क्षेत्रों में मुख्य फसल है जहाँ खेती पूरी तरह से वर्षा पर आधारित होती है। जब वर्षा होगी तो ही खेती होगी। अब ऐसे कॉमन सेंस ना लगा लेना कि ये जो है बाजरा है, इसमें कम पानी की जरूरत है तो वर्षा में होती नहीं होगी। तो जो पानी की जरूरत है वहाँ ज़मीन से पानी नहीं निकाला जा रहा है, वर्षा से ही उग जा रही है। मतलब जितनी प्रकृति में बारिश हो रही है उसी से काम हो जा रहा है। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 60% हिस्सा वर्षा आधारित है। ठीक है, ये आंकड़ा याद रखना। बाजरा मतलब 89% उत्पादन, तिल और मूंगफली, बाजरा, तिल, मूंगफली का लगभग 69% तिलहन क्षेत्र में। जैसी फसलें इन क्षेत्रों की ऋण किसकी? वर्षा आधारित, क्योंकि इन्हें धान या गन्ने की तुलना में बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, धान और गन्ना में बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसमें भी अब दिमाग लगाया जा रहा है कि इनमें भी क्या ऐसा किया जाए कि इनको भी कम पानी की आवश्यकता पड़े। तो वो खैर अलग चीज़ है। फिर इसके बारे में और अच्छे से हम MSP वगैरह सब पढ़ते हैं, इसी में धीरे धीरे पढ़ते हैं कि भारत में वर्षा आधारित फसलों की मुख्य रूप से खरीफ फसलों के रूप में जाना जाता है, जो आपकी जुलाई अगस्त में उगाई जाती है, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में 3 महीने में।
जो दक्षिण पश्चिम मानसून पर निर्भर करती है मुख्य फसलों की सूची नीचे दी गई। जैसे अनाज में आपका धान, इसको हम चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको याद कर लो। मोटे अनाज में रागी, कोदो। जैसे मोटे अनाज सूखे के प्रति अत्यधिक सहनशील होते हैं। दालें अरहर, तुअर, इसको बोलते हैं मूंग, उड़द, कुल्थी। अभी 2023 में कुल्थी पूछा गया था, मटर कुल की प्रजाति है। तिलहन सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, जिसको कैस्टर बोलते हैं, नाइजर सीड। नकदी फसलों में कपास और जूट। ठीक है, नकदी फसल अगर पूछ ले खरीफ में नकदी फसल कौन सी, यूपी से घुमा के पूछ लेगा। निम्नलिखित में से विचार कीजिए जो खरीफ की फसलें एवं नकदी फसलें, लिख देगा कपास, जूट, गन्ना, इस तरह से लिख देगा। सब्जियां भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला और तरोई, मिर्च, ये सब कैसी हैं, जो है खरीफ के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्र का 60% जो है वर्षाधारित, ऊपर भी लिखा हुआ था, हम लोग पढ़ के आए ऊपर। फिर नीचे देखते हैं भारत में उगाई जाने वाली खरीफ फसलों की विस्तृत सूची। खरीफ की फसल में हम लोग और देखते हैं अनाज में ये मुख्य खाद्य फसलें जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होती हैं। जैसे चावल सबसे प्रमुख खरीफ फसल है। मक्का, इसे अनाज और चारे दोनों के लिए उगाया जाता है। सोरगम, जिसे ज्वार कहते हैं, सूखे के प्रति प्रतिरोध फसल है। इसीलिए तो 2023 को मेरिट ईयर घोषित किया गया था, जिससे क्या होगी, अगर पानी ना भी हो तो हम इनको उगा सकते हैं। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए भी वे सहिष्णु होती हैं। बाजरा, पर्ल मिलेट कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उपयुक्त है। रागी, फिंगर दक्षिण भारत में अधिक लोकप्रिय है। ठीक, दालों में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और प्रोटीन के लिए महत्वपूर्ण फसलें हैं। अरहर, जिसको तुअर बोलते हैं, मुख्य खरीफ जो है दाल है। मूंग, जल्दी तैयार होने वाली फसल है। ठीक, मूंग जो है आपकी जल्दी तैयार होने वाली। उड़द काली दाल के रूप में प्रसिद्ध है। कुल्थी, हॉर्स ग्राम, पूछा गया था इसलिए याद कर लो, ये दालें वगैरह याद कर लो दोस्तों, पूछ सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में होता है कुल्थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तिलहन में खाद्य तेल के उत्पादन के लिए उगाई जाने वाली फसलें, जैसे सोयाबीन मध्य भारत की प्रमुख नकदी फसल है। मूंगफली गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रमुखता से उगाई जाती है। तिल, इनसे तेल निकलता है तिलहन फसलें में। तो आप पूछ लेगा कि ये खरीफ की तिलहन में कौन कौन सी फसलें आती हैं। तिल अत्यधिक वर्षा आधारित फसल है। और सूरजमुखी कुछ क्षेत्रों में खरीफ के रूप में बोई जाती है। ठीक, नकदी फसलों में किसान की आय का मुख्य जरिया कपास, जूट, गन्ना, सफ़ेद सोना, जिसको बोलते हैं कपास को, के रूप में जाना जाता है। अत्यधिक वर्षा और आर्द्र वाले क्षेत्रों जैसे बंगाल की फसल बंगाल के क्षेत्रों में उगाई जाती है। यद्यपि यह लंबी अवधि की फसल है, कौन, गन्ना, इसकी बुवाई खरीफ के साथ साथ शुरू होती है। ठीक, सब्जियां और फल में भिंडी, लौकी, करेला, कद्दू, बैगन, मिर्ची, ये आपकी खरीफ की फसल है। और फल में खरबूजा, तरबूज कुछ क्षेत्रों में, और संतरा भी। ठीक है, ये सब चीज़ें इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतना याद करके रखना है। रबी की फसलें वे फसलें जो मानसून के बाद सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, मतलब अक्टूबर के आसपास बोई जाती हैं। अरबी भाषा में रबी का अर्थ वसंत होता है। ठीक, इसलिए इन्हें वसंत ऋतु की फसलें भी कहते हैं। उगाई जिस समय जाएंगी उन्हीं को वो फसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ठंड में उगाई जाती है, अक्टूबर के आसपास, नवंबर के आसपास। तो भारत में उगाई जाने वाली रबी फसलों में अनाज में आप देखोगे तो गेहूँ, जौ और जई। अब आप काटने का समय आ गया इनका। रबी सीजन की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है। सूखे के प्रति सहनशील और पशु चारे के लिए उपयोगी होती है। कौन, जौ। ओट्स, जिसको जई बोलते हैं, मुख्य रूप से चारे के रूप में उपयोग की जाती है। आजकल हम भी खाने लगे हैं इसको, बहुत फाइबर होता है और अच्छी मानी जाती है। दालों में चना, मटर, मसूर, रबी की सबसे महत्वपूर्ण दलहन फसल है चना। ठीक है, यह सब्जी और दाल दोनों के लिए उपयोगी होती है। कौन, मटर। अभी पूछा भी था चना, मटर और कुल्थी, तो फिर से रख देगा इन तीनों में से कौन सी फसल रबी की फसलें हैं, तीनों को रख देगा, सिंपल पूछ लेगा, इसलिए याद रखो। मसूर एक प्रमुख प्रोटीन स्रोत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं तिलहन में, जो रबी की फसलें उनमें तिलहन में सरसों ठंड में उगाया जाता है। अब कटने का समय आने वाला होगा। ठीक है, उत्तर भारत की प्रमुख तिलहन फसल है अलसी, इसके बीज और तेल दोनों महत्वपूर्ण है। राई सरसों की ही एक प्रजाति है। ठीक है, राई और सरसों एक ही है। सब्जी और मसाले में आलू सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल है। अब आप काटने का समय आने वाला है। मसालों में धनिया, जीरा, सौंफ, मेथी, ये भी समय आ गया। अन्य सब्जियां प्याज, लहसुन, गोभी, टमाटर, गाजर, ये भी आपकी ठंड में ही काटी जाती है। बस ये कि इनका जो है समय इनके लिए कम हो जाता है। फिर हम आगे चलते हैं। अब उन विशिष्ट फसलों की सूची जिनके लिए कृषि लागत और मूल्य CACP द्वारा MSP तय किया जाता है। तो CACP क्या होती है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ये क्या करता है, रिकमेंड करता है कि इन फसलों को इतनी इतनी जो है इनकी रुपए ये आय रखी जाए। और ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर CCEA को अपनी प्रतिवेदन देता है। फिर CCEA संसद में उन चीज़ों को रखती है। तो जैसे कि उनमें कौन कौन सी MSP में कौन कौन सी फसलें आती है, तो एक जिसमें अनाज की 7 फसलें होती हैं, दालों की 5 फसलें होती हैं, तिलहन की 7 फसलें होती हैं, नकदी फसलें 4 होती हैं। तो नकदी फसलों में आपका कपास, रॉ जूट, कोपरा, नारियल जिसको बोलते हैं। तिलहन में आपकी मूंगफली, सरसों, जिसको हम रेपसीड भी बोल देते हैं, सोयाबीन, तिलहन। रेपसीड क्या होता है कि एक तरीके से प्रकार हो गया। ठीक है, इसमें 2 प्रकार की फसलें होती हैं, एक तो आपकी पीली सरसों, एक आपकी काली सरसों। ठीक है, तो रेपसीड इस तरह से बोल देते हैं। तो सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी के बीज, राम तिल, और कुसुम, सैफ्लावर।
तो तिलहन में ये प्राय याद कर लेना दोस्तों, पूछ लेता कि तिलहन की फसल एमएसपी पर तिलहन की कौन कौन सी फसलें हैं। तो ये याद कर लो, 7 फसलें हैं इसमें, मूंगफली, सरसों, रेपसीड, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी के बीज, राम तिल और कुसुम। याद कर लो, बिल्कुल रट लो। कुछ चीज़ें रटनी पड़ेंगी दोस्तों, हर चीज़ कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जब रटे होगे, पढ़े होगे, याद होगा तो चीज़ें कॉन्सेप्ट में भी काम करेंगी। दालों में आपकी चना, अरहर जिसको तुअर भी बोल देते हैं, मूंग, उड़द, मसूर, ठीक है, इन्हीं में से कोई रख देगा। अनाज में आपकी धान या चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ और रागी, ठीक है, 7 फसलें ही होगी। तो आपको सिंपल पूछ लेगा कि अनाज और तिलहन में कितनी कितनी फसलें आती है, इस तरह से भी रख देगा फैक्ट के रूप में। फिर आगे हम देखते हैं, गन्ना भी एमएसपी की तरह आता है, लेकिन इसको हम नाम देते हैं एफआरपी, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो इसके लिए एमएसपी की जगह एफआरपी दिया जाता है, ठीक है, नाम दे दिया जाता है एफआरपी, बाकी प्रक्रिया वही होती है। सीएसईपी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत और मूल्य लागत, यह क्या है इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यह भारत सरकार की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है। इसकी स्थापना जनवरी 1965 में हुई थी। आधिकारिक वेबसाइट पर आप इसके बारे में विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक। असली काम क्या है इसका? मुख्य काम सरकार को यह बताना है कि किसानों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी कितना होना चाहिए, और यह हर साल रबी और खरीफ सीजन के लिए अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है, ठीक, ये याद रखना। एमएसपी के लिए ये अपनी राय देता है, प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट, ठीक है। एमएसपी तय करने का आधार, मूल्य तय करते समय आयोग कई चीज़ों को देखता है, जैसे खेती की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें बीज, खाद, मजदूरी, जमीन का किराया सब शामिल होता है। बाजार में मांग और आपूर्ति को भी देखते हैं ये लोग। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस फसल की कीमत को भी देखते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर किसान बेच दे तो उसको उतनी लागत मिलनी चाहिए अगर वो मार्केट में बेच रहा है। खास सुरक्षा पर प्रभाव, अन्य फसलों के साथ मूल्य समानता, ठीक। अब इसमें कैसे निर्धारित किया जाता है, इसकी सिफारिश और वर्ष फैसला। ध्यान देने वाली बात यह है कि सीएससी पे केवल सिफारिश, रिकमेंडेशन करता है। एमएसपी पर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी और इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, मंत्रिमंडल की कई सारी समितियां, उसमें से एक होती है आर्थिक मामलों की। इसके में प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। काफ़ी अच्छा मामला होता है, मतलब कि भाई किसानों से संबंधित मामला है। हमारे देश में लगभग 50% के आसपास कृषि क्षेत्र पर लोग संलग्न हैं, ठीक है। इसमें वित्त मतलब 50 लोग नहीं, 15% के आसपास है। जीडीपी में योगदान काफ़ी मतलब इनका है। तो इसमें वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, अन्य महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। इसके आंकड़े को देख लेना, 50% के आसपास है मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। कृषि में मतलब लोग लगे हुए हैं, बाकी जीडीपी में योगदान काफ़ी कम है इसका, 15% के आसपास ऐसे कुछ है आंकड़ा, ठीक। सीएपीपी की लागत की गणना जब हम करते थे, इसको A2 प्लस FL और C2 फार्मूले के बारे में भी देखते हैं। तो A2 का मतलब क्या होता है? एक्चुअल कास्ट। इसमें किसान द्वारा खेती में दिया गया सीधा नगद यह वस्तु खर्च शामिल होता है, जैसे बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च और लीज पर ली गई जमीन, ये A2 में आता है। तो A2 अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाकर यूपीएससी प्रश्न बनाएगा तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। A2 प्लस FL, इसका मतलब एक्चुअल कास्ट प्लस लेबर, फैमिली लेबर। जैसे कि आप काम करते हो तो आपके साथ साथ आपके माता पिता मान लो काम करते हैं तो आप भी हेल्प कराने चले जाते हो, घर के और भी सदस्य जाके चले जाते हैं, तो उसकी भी कॉस्ट कितनी अनुमान लगाते हैं। तो इसमें A2 के खर्च के साथ साथ किसानों के परिवार के सदस्यों की मेहनत का अनुमानित मूल्य भी जोड़ा जाता है। सरकार वर्तमान में इसी फार्मूले के आधार पर लागत का 1.5 गुना एमएसपी तय करती थी। इस समय यह भी क्वेश्चन रख सकता है कि लागत का कितना गुना? 1.5 गुना। C2 मतलब कॉम्प्रिहेंशन कॉस्ट, यह सबसे व्यापक फार्मूला है। इसमें A2 प्लस FL के अलावा अपनी जमीन का किराया, जो किसान अपनी जमीन पर खेती ना करके किसी और को देने पर कमा सकते थे। मान लो ये जमीन है, अगर किसान इससे ज़्यादा जो है किसी को अगर दे देते पट्टे पर किसी को, तो वो अगर उसको पट्टे पर 70,000 मान लो कि 70 रुपये देता, ठीक है, और तुम एमएसपी पर उसको 85 दे रहे हो, तो दिक्कत हो गई ना। तो इसको भी अनुमान में रखा जाता है कि भाई C2 को भी कॉस्ट, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट को भी ध्यान में रखा जाए। तो सरकार जब ये सीएसईपी तय करती तो इसको भी ध्यान में रखती, ठीक है। तो ये सलाह सीएसईपी किसको देती? CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमी अफेयर को देती। फिर इकोनॉमी अफेयर इसको देखता है। और खेती में लगी पूंजी पर ब्याज की भी शामिल होता है। मान लो खेती अगर देता है तो उसमें ब्याज जो मिलता तो वो भी उसको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये चीज़ें हैं। यहाँ से यूपीएससी किसी भी तरह का प्रश्न बनाएगा तो आप उसकी परिधि में होगे, आराम से उस प्रश्न को आराम से हल कर लोगे। आगे चलते हैं, ठीक है। विस्तार से दोस्तों पढ़ेंगे, इसीलिए जो है आपका इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। बस आप अपने स्तर से बुक्स वगैरह पढ़ते रहो, डेली टारगेट में देता हूँ उसको आप कवर कर लो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: गहरे खड्डे, यू घुमावली नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणी, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। उपरोक्त में से कौन से हिमालय के तरुण वलित पर्वत, तरुण का मतलब नवीन, मुर्दार पर्वत के साक्ष्य कहे जाते हैं? अब इनमें से कौन सी चीज़ें हैं? तो हिमालय में आप घूमोगे तो क्या देखोगे? गड्ढे दिखाई देंगे भाई, घाटियाँ हैं, घाटियों के बीच में इस तरह से ये घाटी है, मान लो ये पर्वत है, इस तरह से घाटियाँ, तो गहरे, मान लो यहाँ से देखोगे तो गहरे खड्डे दिखाई दिए। कॉमन सोचो, आपको पढ़ा नहीं है आपने, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल है। अब यू घुमाव वाली नदी मार्ग भी होंगे, नदी मार्ग इस तरह से यू घुमाव वाले,
नदी भी होंगी जो यू बिल्कुल यू घुमावदार होंगी, ऐसे वैसे होंगी, बिल्कुल सही है, तो ये भी सही हो गया। समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, एक पर्वत श्रेणी ये है तो उसके बगल में नीचे दूसरी है, फिर तीसरी है। भाई हिमालय में ही देख लो, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, चारों समांतर भी तो हैं, तो तीसरा भी सही हो गया। चौथा, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता। अब भाई भूस्खलन भी आपका हिमालय क्षेत्रों में होता है, पर्वतों में होता है, तो तीव्र उसकी ढाल प्रवणता क्या होती है, तीव्र होती है, तो चौथा भी हो जाएगा। इस आधार पर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कॉमन सेंस लगाते हुए सोचते हुए चले आना, सही हो जाता। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय कैसा हिमालय है, तरुण हिमालय, यंग हिमालय, आपको पता है यंग फोल्ड माउंटेन है। इसके साक्ष्य के रूप में दिए गए 4 बिंदु भौगोलिक विशेषताएं इसकी बताते हैं। ठीक है, तो गहरे खड्डे, डीप जॉर्ज, हिमालय की नदियां जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र पर्वतों के ऊपर उठने के साथ साथ अपनी घाटियों को गहरा करती गई, जो इस पर्वत के निरंतर ऊंचा होने का एक संकेत है। ठीक है, गहरे खड्डे हैं। यू घुमा वाले नदी मार्ग, यू टर्न रिवर कोर्सेज, नदियां कठोर चट्टानों पर्वत श्रेणियों के बीच मार्ग बनाने के लिए तीव्र मोड़ लेती हैं। ठीक है, आपको पता है नदियां कठोर चट्टानों पर्वत श्रेणियों के बीच मार्ग बनाने के लिए, मान लो ये पर्वत है तो इसके मार्ग बनाने के लिए इसको तीव्र मोड़ लेती है। जब ऐसे मोड़ लेती हैं तो यहीं पर यू आकार की घाटी बनती है। तीव्र मोड़ लेती है, जैसे कि नामचा बरबा के पास ब्रह्मपुत्र का मोड़, आपको पता है नामचा बरबा के पास ऐसे ही जाकर के, आगे दिखाई देता हूँ चित्र में, ये चित्र है, ऐसे आती है कैलाश रेंज से और यहाँ से ऐसे मुड़ जाती है, तो ऐसे तीव्र मोड़ ले रही है ऐसे करके ये, तो ये जो है आपकी यू आकार की घटी तो हो गई। समझ में आया? पढ़ते समय ऐसे प्रैक्टिकल देखा करो। नामचा बरवा के पास ब्रह्मपुत्र का मोड़ जो विवर्तनिक टेक्टोनिक हलचलों का परिणाम है। ठीक, फिर आगे पढ़ते हैं। समानांतर पर्वत श्रेणियां, हिमालय में 3 प्रमुख समानांतर श्रेणियां जैसे महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। इस बात का प्रमाण है कि पर्वत निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में हुई है। तीव्र ढाल प्रवणता और भूस्खलन, तरुण हिमालय होने के कारण हिमालय की ढाल अत्यधिक तीव्र है और यह अभी भी अस्थिर है। टेक्टोनिक रूप से सक्रिय होने के कारण यहाँ तीव्र ढाल का भूस्खलन की घटनाएं आम है। ठीक, आगे चलते हैं। हिमालय पर्वतमाला, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। यूपीएससी यहाँ से मेंस के बहुत सारे प्रश्न बनाता है, पीटी में भी बनाता है लेकिन मेंस में बहुत ज़्यादा बनाता है, तो इसलिए इसको ध्यान में रखना है। दुनिया की सबसे ऊंची और नई पर्वत श्रृंखला है, याद रखना है। लिख देगा यूपीएससी पुरानी पर्वत श्रृंखला, तो आपको लगेगा बहुत पुराना तो है ही हिमालय, तो ये नवीन है। ठीक है, जो भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ी है। ठीक, इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक लगभग 2400-2500 किलोमीटर की चाप आर्क के रूप में है। ठीक, इसे समझने के लिए हम इसे उत्तर से दक्षिण मतलब ऊर्ध्वाधर और पश्चिम से पूर्व क्षेत्रीय, ठीक है, पश्चिम से पूर्व आपके क्षेत्रीय आधार पर विभाजित कर सकते हैं। ठीक, उत्तर से दक्षिण विभाजन हमको पैरेलल रेंज देखते हैं। हिमालय प्रमुख रूप से 4 समांतर श्रेणियों में फैला हुआ है। ट्रांस हिमालय या महान हिमालय के उत्तर में स्थित है, इसमें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर जैसी श्रेणियां आती हैं। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गार्डविन आस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी में। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2। ठीक है, वैसे माउंट एवरेस्ट विश्व का। महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय, यह सबसे आंतरिक और सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी विशाल चोटियां इसी का हिस्सा है। तो ये पूछ लेगा कि महान हिमालय में माउंट एवरेस्ट किस हिमालय की श्रेणी में, महान हिमालय में है, कि ट्रांस हिमालय में, कि लघु हिमालय में। ठीक, तो लघु हिमालय, लेसर हिमालय जिसको हिमांचल भी बोल देते हैं, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित यह श्रेणी अपने स्वास्थ्य वर्धक हिल स्टेशनों जैसे शिमला, नैनीताल, मसूरी के लिए प्रसिद्ध है। पीर पंजाल यहाँ की सबसे लंबी और महत्वपूर्ण श्रेणी है। ठीक है, शिवालिक को भी देख लेते हैं। शिवालिक यह हिमालय की सबसे दक्षिण और सबसे नई श्रेणी है। यहाँ दून जैसे देहरादून नाम की घाटियाँ पाई जाती है। अब इसको हम देख लेते हैं पहले। तो ये आपका ट्रांस हिमालय है, ये हमने सब कर रखा है। फिर आपका बीच में ग्रेटर हिमालय, फिर आपका लेसर हिमालय, इसी में ग्रेटर हिमालय में ही आपको देखने को मिलेगा लेसर हिमालय। ठीक है, फिर शिवालिक, सबसे नीचे आपको शिवालिक दिखाई देगा। ठीक, यहाँ पर हमने आपको दिखाया था कि महान हिमालय में ही कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, यहीं पर आपको महान हिमालय में ही आपको कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट दिखाई देंगे। K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ दिखाई देगा, ट्रांस हिमालय में, यहाँ पर दिखाई देगा ये। ठीक, फिर हम चलते हैं। अब इसको किस तरह से देखेंगे, अब पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर देखेंगे। नदियों के आधार पर हिमालय को इन क्षेत्रों में बांटा जा सकता है, जैसे कश्मीर और पंजाब हिमालय। सिंधु और सतलज नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा वो आपका कश्मीर या पंजाब हिमालय होगा। कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली नदियों के बीच का भाग उत्तराखंड क्षेत्र जिसको हम बोल देते हैं। नेपाल हिमालय, काली और तिस्ता नदियों के बीच का ऊंचा भाग होगा, इसको हम नेपाल हिमालय बोलेंगे। असम हिमालय में तिस्ता और दिहांग ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का भाग होगा। ठीक, फिर हम देख लेते हैं इसको भी। तो ये आपका देखिए, जब पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे इस तरह से, तो हिमालय का विस्तार इस तरह से देखने को मिलेगा। पहले हम लोगों ने क्या देखा, पैरेलल देखा इस तरह से, एक तरीके से, फिर दूसरा, फिर नीचे, तीसरा, चौथा, इस तरह से देखा, है ना। अब हम कैसे देख रहे हैं, अब यहाँ पर इस तरह से देख रहे हैं। ये आपको मैंने कलर जो है ये वाला, ठीक, कलर इसलिए कर दिया था
कि जिससे आपको देखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर देखो आप, ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है, इसके बीच वाला क्षेत्र ये वाला क्षेत्र ये आपका पंजाब हिमालय कहलाएगा। ठीक, फिर सतलज नदी और काली नदी वाला बीच का क्षेत्र ये आपका कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। ये कुमाऊं हिमालय कहलाएगा। ये आपका नेपाल हिमालय काली नदी और तिस्ता नदी के बीच का क्षेत्र होगा, ये आपका नेपाल हिमालय होगा। फिर तिस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये आपका यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी आएगी, तो इसके बीच वाला क्षेत्र ये आपका असम हिमालय कहलाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आपको यहाँ पर भी पर्वत चोटियाँ को दिखाई देंगे, वो हम पढ़ते पहले। फिर इसके बाद तो उत्तर पूर्वी राज्य पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, अब यहीं पर जो क्या है कि ये हिमालय जो है, मैं इसको हटा देता हूँ पहले। ठीक है, तो आप इसको आप अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, आपको हिमालय जैसे आया और यहाँ पर मुड़ गया, जब तो ये मुड़ा तो इनकी ये चोटियाँ भी बन गई। तो यहाँ पर भी हम लोग देख लेते हैं। तिहांग गार्ज अरुणाचल प्रदेश के बाद हिमालय तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, जिसे पूर्वांचल कहा जाता है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ दिखाई देती है, जैसे पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। नागा पहाड़ियाँ नागालैंड में है। मणिपुर पहाड़ियाँ आपकी मणिपुर में है। मिजो लुसाई पहाड़ियाँ मिजोरम में है। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये पॉज करके इनको अच्छे से देख लेना। ठीक, जब मैप आप रखोगे अपने पास तो दिखाई देगा। फिर इसके बाद यहाँ पर इस जगह पर भी आपको कुछ पहाड़ियाँ दिखाई देंगी, जिनको हम लोग बोल देते हैं डाफला मिसमी। इस तरह की पहाड़ियाँ हैं आपकी, डाफला अबोर मिसमी पहाड़ियाँ, डाफला अबोर मिसमी पहाड़ियाँ इस तरह से दिखेंगे। फिर आपकी ये अरुणाचल पहाड़ियाँ, मिजोरम की पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ, इस तरह से ये दिखाई देंगी। ठीक है, विशेषताएं क्या है इसकी? कश्मीर में यह लगभग 400 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश तक आते आते इसकी चौड़ाई घटकर 150 किलोमीटर तक हो जाती है। जो हिमालय है वो हमारा कितना 400 किलोमीटर तक चौड़ा है। कहाँ पर? कश्मीर के आसपास। यहाँ पर आपका चौड़ाई बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आते आते इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर हो जाती है। ठीक, जलवायु के मतलब यह मध्य एशिया से आने वाली बर्फीली हवाओं को रोकता है और मानसूनी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराता है। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण उस तरह से सही है। फिर आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्न करते हैं 49 नंबर प्रश्न। ठीक है, सामान्यतः पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि ठीक है तापमान में कमी आती है। अब ये क्या कह रहा है, सिंपल देखना। पृथ्वी, पहला क्वेश्चन, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म होता है। ठीक, अब ये सही है कि नहीं है आप इसको देखना। वायुमंडल कह रहा है, ये याद रखना है, और कुछ नहीं बोला है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ठीक, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। निम्नलिखित कूटों पर सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, अब इस तरह के प्रश्न यूपीएससी ने पूछे, देखो मैंने दिखाया भी था, थीम आधारित प्रश्न। ऐसे ये हमारा तुलनात्मक अध्ययन है। अब तुलना हम कैसे कर रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब इसको आपको अच्छे से देखना, अगली बार फिर पूछ लेगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी, जिसके लिए मैं जो है अपना डेली टारगेट में आपको 11th और 12th की पूरा 6 क्लास से 12th तक की एनसीईआरटी आपको गाइड कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, आप पढ़ भी चुके होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये 2024 में प्रश्न पूछा गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न है, ये तो मैंने यहाँ पर लगाए नहीं है दोस्तों, क्योंकि लगाना संभव नहीं होता, तो उससे समय भी जाता है और हमें मेंटरशिप में भी काम करना होता है। तो इसलिए मेंटरशिप में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो इसके लिए समय कम नहीं पाया। तो फिर भी हम आपको उतना दे रहे हैं जितना आपके लिए जरूरी है, बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई तो कर ही देंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को जैसे आप करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो कैसे इसका आंसर? कॉमन सेंस से सोचो, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, उसी से हम इस प्रश्न को करेंगे। ये क्या कह रहा है, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म। हमें नहीं पता कि गर्म होता है कि ठंडा होता है। वैसे क्षोभमंडल में आप देखोगे, जैसे पृथ्वी है तो आपकी सबसे पहली पकड़ क्षोभमंडल है, तो आप नीचे से ऊपर की जाओगे तो ठंडा मिलेगा। लेकिन आप समताप मंडल में यही चीज़ करोगे तो आपको गर्म, नीचे से नीचे ठंडा होगा, ऊपर गर्म होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ये कह रहा है, तो हो सकता है कि ये सही हो, लेकिन हम पूर्णतः सही नहीं मान रहे हैं अभी, तो इसको रोक के रखते हैं। ठीक, अब दूसरा पढ़ो, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। अब आप ये बताओ कि जैसे ये पृथ्वी है, यहाँ से नीचे से ऊपर जाओगे तो आर्द्रता कम होती चली जाएगी ना ऊपर की ओर। तो वायुमंडल में मान लो कि क्षोभमंडल में तो ऊपर आर्द्रता आपको थोड़ी दिखाई देगी, लेकिन जैसे जैसे और ऊपर जाओगे तो आर्द्रता कमी होती चली जाएगी। तो यहाँ अधिक बोला, तो ये दो तो गलत हो गया ना। दो जैसे गलत होगा तो आपने बी काटा, डी काटा। एक आपका बिल्कुल सही है, इसका मतलब ए ने सही कर दिया कि ये बिल्कुल सही हो गया। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो 1-3 आपका हो जाएगा। जैसे जैसे ऊपर नीचे हवा क्या होती है, घनी होती है, ऊपर जाते तो एयर का प्रेशर कम होता है। तभी तो आप देखते हो पहाड़ियों पर जो जिनको अस्थमा की दिक्कत है, उनको जो है ऊपर पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए मना किया जाता है। जब वो तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो उनको मना किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बारे में लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस से दोस्तों ये प्रश्न करा रहे हैं। बताइए इसमें जहाँ पर बेसिक नॉलेज लगेगा वहाँ पर हम बेसिक नॉलेज लगाएंगे, जहाँ पर कॉमन सेंस लगेगा वहाँ पर कॉमन सेंस लगाएंगे, जहाँ पर एलिमिनेशन लगेगा वहाँ पर एलिमिनेशन। मतलब किसी तरीके से साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से प्रश्न हमको करना है तो करना है। तो करना कैसे है, बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल जो बुक्स मैंने बताई हैं डेली टारगेट में जो आपको बता रहा हूँ, बस उसको पूरा करते रहिए, आपका आराम से प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर 1 और 3 है, सी। ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर तापमान घटने जिसे समान ह्रास दर नॉर्मल रैप्स रेट कहा जाता है। ठीक है, पीछे मुख्य कारण है, कारणों का विश्लेषण। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से गर्म होता, सही है। ठीक है, सूर्य की किरणें वायुमंडल में सीधे बहुत कम गर्म करती हैं। ठीक है, जो सीधे वायुमंडल में सूर्य की किरणें जो आती, मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है आपकी। ठीक है, बड़ा छोटा मैंने दूरी के आधार पर दिखा दिया, बाकी सूर्य बड़ा ही होता है पृथ्वी से। तो यहाँ पर जो सूर्य की किरणें आएंगी तो ये क्या करेंगे, इससे जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है इससे बहुत कम गर्म होता है। लेकिन जब ये वापस जा करके ऊपर जो
जो इसकी ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव यहाँ पर ये इफेक्ट डालती है। जब ये लौट करके पृथ्वी पर आती है फिर से टकराकर बादलों से, तो ये पृथ्वी को ज़्यादा गर्म करती है इसकी अपेक्षा, सूर्य की गर्मी की अपेक्षा। ठीक, तो वह पहले पृथ्वी की सतह को गर्म करती है, इसके बाद पृथ्वी की सतह से निकलने वाली उष्मा दीर्घ तरंग विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वायुमंडल में नीचे से ऊपर की ओर गर्म करती है। ठीक है, इसलिए सतह के पास का हिस्सा अधिक गर्म होता है। ठीक है, मान सकते हैं वायुमंडल पृथ्वी की सतह से गर्म होता है। यहाँ पर देख लो, वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता और धूल के कण कम होते हैं। ठीक है, ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता और धूल के कण कम होते हैं। जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें जो ऊष्मा को सोखने की क्षमता रखती हैं, मुख्य रूप से निचली परतों में ही पाई जाती हैं, आपको पता ही होगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी, सही है, ये तो पता ही। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब कम हो जाता है, हवा विरल कम घनी हो जाती है। कम घनी हवा में ऊष्मा को थामे रखने की क्षमता होती है, जिसके परिणाम से तापमान गिर जाता है। ठीक है, फिर क्षोभमंडल में तापमान पर आपको पता है पर किलोमीटर आप जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम होता दिखाई देगा। ठीक है, तो ये मुख्य बातें थी। बाकी आप इसको जो है बहुत ज़्यादा इसमें विस्तार से मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये चीज़ें आपको पता भी होती हैं और 6 क्लास के एनसीईआरटी आप जाकर के अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक, बाकी 11 12 में भी है, तो वायुमंडल आपको अच्छे से चैप्टर पढ़ना चाहिए। आगे चलते हैं हम, क्योंकि ये सब चीज़ें दोस्तों मैंने किताबों को बता रखा है, आपने पढ़ा होगा तो ही ये प्रश्नों को कर पाओगे। फिर महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, इसका घटना क्यों चिंता का विषय है। ठीक, क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये चिंता का विषय तो है ही, अम्लीकरण हो रहा है। आपको पता है कि अम्लीकरण के कारण ही हमारा ताजमहल का जो रंग है व्हाइट से हल्का सा डल हो गया है। ठीक है, ये क्यों होता है? तो गैसेज जो बाहर निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, यही गैसें जो है अम्ल के रूप में बारिश होती है, बारिश होकर के चट्टानों में गिरती है, चट्टानों से जो है नदियों से बहते हुए समुद्र में जाती हैं, तो समुद्र का पानी कैसा हो रहा है, खारा हो रहा है। ठीक, तो ये कारण है। तो अब इसमें से लगाओ कि क्या क्या कारण, अम्ल अगर बढ़ेगा हमारे शरीर में बढ़ने लगता तो हमको दिक्कत होने लगती है ना। एसिडिटी जब बनती ज़्यादा फिर वो ब्लड में जाती है, फिर वही हार्ट अटैक का भी कारण बनती है, तो हम भी मर जाएंगे इस तरह से अम्ल बढ़ेगा बॉडी में, तो है ना। तो इस तरह से ये जीव जंतुओं को, भाई हम ही एनिमल है, हम एनिमल का मतलब वो जो सेल एनिमल में होते वही हमें भी है, तो ऐसे ही जो है जो जीव समुद्र में पाए जाएंगे उनके लिए भी दिक्कत करेगा। तो यहाँ पढ़ो, कैल्शियमी पादप प्लवक की वृद्धि और उत्तरजीविता, मतलब कि उसके सर्वाइवल, या इंग्लिश में भी देख लियो करो, द ग्रोथ एंड सर्वाइवल कैल्सरस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। ठीक है, तो ये उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ठीक, प्रवाल भित्ति की वृद्धि और उत्तरजीविता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। प्रवाल भित्ति की वृद्धि जो होगी और उसकी सर्वाइवल की कंडीशन जो है प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। तो ये भी बिल्कुल कॉमन से सोचो, बिल्कुल सही हो सकता है। अम्लीकरण अगर बढ़ेगा तो प्रवाल भित्ति को भी दिक्कत करेगा, और कैल्शियम वाले जो पादप प्लवक है उनको भी प्रभावित करेगा, है ना। फाइटोप्लैंक्टन, कैल्सियरस फाइटोप्लैंक्टन, उनको भी एडवर्सली अफेक्टेड करेगा। कुछ प्राणी जिनके डिम्बक माने एग होते हैं, ठीक, लार्वा जिनको बोलते हैं, तो लार्वा इंग्लिश में पढ़ लो, फाइटोप्लैंक्टन लार्वा पादप प्लविक होते हैं कि उनकी उत्तरजीविता में सर्वाइवल प्रतिकूल से प्रभावित होगी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक, चौथा देखो, मेघ बीजन और मेघों का बनना प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। ये कैसे हो जाएगा? अम्लीकरण, मान लो कि ये जल है, ये अम्लीकरण हो गया, तो जब वाष्पीकरण होगा, मेघों का बनना होगा, जब बादल बनेंगे तो ये मेघ यहाँ से वाष्पन होगा तो क्या अम्ल भी चला जाएगा? क्या ऐसा नहीं होता। वाष्प केवल हल्का सा जाएगा, मतलब कि हल्की हल्की जो उसकी वाष्पन होगा, मतलब कि हीट बढ़ेगी, हीट से ये संवेदनशील उष्मा गुप्त उष्मा में बदले, गुप्त उष्मा ऊपर जाएगी, फिर बारिश कराएगी, फिर बारिश के बाद ये कंडीशन शुरू होती है। इसमें जो है जल होते हैं ये घुलनशील होता है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो इसमें नहीं चिपकेंगे, इसके अणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक, तो चौथा नहीं होगा, तो चौथा जैसे आपने घटाया और 1 2 3 सही है, तो इस प्रकार ये सही हो जाएगा। देख लेते हैं, 1 2 3 सही, सिंपल सोचा। अब इससे ज़्यादा इसमें क्या है बताओ? इससे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, है ना। समझ में आया ये प्रश्न? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। महासागरों का अम्लीकरण मुख्य रूप से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ते स्तर के कारण होता है, जो समुद्री जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है। यह प्रक्रिया समुद्री पारिस्थितिकी को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करती है। पहला, कैल्शियमी पादप प्लवक कैल्सियरस फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि कोकोल्थोफोरस अपने कैल्शियम कार्बोनेट के कवच बनाने के लिए कार्बोनेट आयनों पर निर्भर होते हैं। अब ये जो कार्बोनेट आयन है ये क्या अम्ल में मिल जाएंगे? अम्लीकरण के कारण इन आयनों की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे उनकी वृद्धि पर, उनके सर्वाइवल पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो हमने पढ़ा ही पढ़ा। दूसरा क्या है? प्रवाल भित्तियाँ अपने कंकाल के निर्माण के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करती हैं। ठीक है, आपको पता है कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करती हैं, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग। अब कार्बोनेट का यूज कहाँ होने लगा? एसिड के साथ होने लगा, तो इसलिए इनकी संख्या कम हो जाएगी, तो इनको भी प्रभावित। अम्लीय जल इस कंकाल को कमजोर कर देता है और इसके विकास की गति को धीमा कर देता है, जिससे प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, तीसरा, कई समुद्री जीवों जैसे कि घोंगे, क्रस्टेशियस, इचिनोडर्म्स के डिम्बक मतलब लार्वा पादपीय प्लवक होते हैं। अम्लीय वातावरण इनके शुरुआती विकास और कवच निर्माण में बाधा उत्पन्न करते हैं, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ है। चौथा गलत है, ये तो सरासर गलत होगा। थोड़ा सा भी आप दिमाग लगाओगे तो क्लाउड सीडिंग से इसका क्या लेना देना है? तो क्लाउड सीडिंग बादलों का बनना मुख्य रूप से वायुमंडलीय स्थितियों
तापमान, आर्द्रता और एरोसोल जैसे पादप प्लग द्वारा उत्सर्जित डाई मिथाइल सल्फाइड पर निर्भर करता है। ठीक है, एरोसोल वगैरह। यद्यपि पादप प्लग पर प्रभाव पड़ने से अप्रत्यक्ष रूप से कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका लेना देना नहीं। लेकिन वाल्मीकरण का सीधा प्राथमिक प्रतिकूल प्रभाव मेघ विजन पर नहीं दिखाई देगा। ठीक है, सिंपल है, ये तो कॉमन सेंस है। फिर आपका कोयला आधारित प्रश्न है, ये पूछा गया था और इसको मैंने यहाँ पर दिखाया कि ये 2023 में फिर से पूछा गया है। ऐसे कुछ ना कुछ 23, 24, 25 में भी बहुत सारे प्रश्न और पूछे गए, बहुत सारे मतलब 1-2 प्रश्न और पूछे गए। लेकिन हम लोग यहाँ पर जितना हो सकता है उतना लगा रहे हैं, क्योंकि आगे चल के हमको 23, 24, 25 के प्रश्न तो हमको कराने ही है ना। तो हम बार बार क्यों उसमें इतनी मेहनत करें, क्योंकि टाइम भी लगता है इनको खोजने में। तुलनात्मक अध्ययन के लिए 1-2 प्रश्न तो है ही, तो तुलना तो आप कर ही लो कि यहाँ प्रश्न कैसे पूछ रहा है, यहाँ कैसे पूछ रहा है। पहले प्रश्न देखो बिल्कुल सिंपल पूछता था, भले बड़ा है लेकिन आप पढ़ोगे तो आराम से कर लोगे। लेकिन यह प्रश्न कैसा पूछ रहा है, देखो, भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र के संदर्भ में कथनों पर, हालांकि ये भी सिंपल ही है लेकिन ये साइंस टेक से जुड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर तुलना के लिए कोयला से संबंधित पूछा गया, तो इनको कोयला के बारे में, तो कोयला के बारे में आपको ज्योग्राफिकल और उसके एनवायरमेंटल, उसके साइंस वाले इफेक्ट तीनों को एक साथ मिला के पढ़ लोगे तो तीनों सब्जेक्ट आपके तैयार हो गए। तो हमेशा तैयारी करो तो सब सब्जेक्ट को मिला के करो। जब आपका सब्जेक्ट कई सारे जब तैयार हो जाते हैं तो आप इंटरलिंकिंग करने लगते हो। जब इंटरलिंकिंग करोगे, यूपीएससी की खूबी की इंटरलिंकिंग वाले प्रश्न ही यूपीएससी ऐसे पूछता है कि आप इंटरलिंक करके प्रश्न कर लो। आपको पता है कि कई बार हमको प्रश्न छांटने में प्रॉब्लम होने लगती है कि इसको हम एनवायरमेंट में रखें, कि साइंस टेक में रखें, कि ज्योग्राफी में रखें, बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उसका कारण यही है कि यूपीएससी अपनी तरफ से सब्जेक्ट को सब्जेक्ट वाइज नहीं करने की कोशिश करता, वो सबको लिंक करने की कोशिश करता है। उसका बस चले तो वो कोई सब्जेक्ट का नाम ही ना दे, वो सिर्फ समान अध्ययन दे दे और ज्योग्राफी हिस्ट्री आप अपने स्तर से पढ़ो, वो पूछ लेगा। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल है। कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हैं, मतलब बहुत सारे सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत को मिलियन टन कोयले का आयात करना। आपको पता है कि आयात हम लोग बाहर से करते हैं, तब ये क्यों करते हैं? सिंपल सोचो, बिल्कुल सिंपल सोचना है, ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ जितने भी प्रश्न आपने किए, थोड़ा सा आपका देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा तो आपको बेसिक नॉलेज रखना ही पड़ेगा दोस्तों। अब इतना नहीं करोगे तो फिर आप जाकर के छोटी तैयारी कर लो भैया, यूपीएससी को छोड़ दो। तो बेसिक नॉलेज तो आपको रखना ही है ना दोस्तों। तो बेसिक नॉलेज हम कहेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ कि भाई ये बेसिक नॉलेज जब होगा तो कॉमन सेंस आपका आराम से लगेगा। थोड़ा सा कॉमन सेंस रखा, प्लस एलिमिनेशन टेक्निक भी प्रैक्टिस करोगे तो एलिमिनेशन भी लगने लगेगा। तो मैंने आपको बार बार कहा कि यूपीएससी के प्रश्नों को आधा घंटा 1-1 घंटा देखो। ठीक है, तो ये तीनों जब आप करोगे ये सब चीज़ें तो आपका आराम से क्वेश्चन निकले। अब इसमें सोचो कि क्या हो सकता है। भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करें। ऐसा है क्या? भारत के पास अगर होता है कोयला तो है बहुत सारा, लेकिन जो जलाने योग्य कुकिंग कोयला जो है वो हमारे पास नहीं मिलता है। तो क्या हमारे पास, हम कोयला को अपने पास भंडार में रखें या दूसरे देशों से मंगा? जो बच्चों वाली कहानी नहीं होती कि बच्चे कुछ खाते हैं तो अपना सामान रखे रहते हैं और बाहर दूसरे से मांग मांग के पहले खाते हैं फिर लास्ट में अपना खाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, ऐसा होता तो फिर स्थिति कुछ और होती। तो ये चीज़ तो पहली तो गलत हो गई। ठीक, तो पहले के आधार पर जैसे आप हटाओगे, ए गलत, सी गलत, डी गलत, बी सही। अब बताओ, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से आपका हो गया। इसमें बताओ कहीं पर कुछ स्पेशल की जरूरत पड़ी पढ़ने की? सिंपल थोड़ा बहुत तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई। कोयला है, आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में। ठीक है, अभी यूपी पीसीएस में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, सिर्फ पूछ लेते रानीगंज कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ स्थित है। सिंपल पूछा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि रानीगंज कहाँ है। और तुमसे भी पूछ लिया तो रानीगंज आपको पता है पश्चिम बंगाल में, कई लड़के उड़ीसा मार के आए थे, झारखंड। ठीक है, तो ये चीज़ें पीसीएस में भी आपकी काम देंगी। तो इसको आप अच्छे से इस सीरीज को कर लो, बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित है, आपको पता है। यहाँ पर भी आप प्रश्न को जब इनडायरेक्टली, जैसे आपने पीवाईक्यू देख ली, अब आपको कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र से क्वेश्चन पूछा, अब इनमें तुम दिमाग लगाओगे तो कहीं ना कहीं ये करने की स्थिति में हो जाओगे। उन्हें देश से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती, बिल्कुल सही है। कोयला, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोयला हम जलाते हैं तो उसमें ऐश की मात्रा बहुत ज़्यादा निकलती है। इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक कोयले की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आयात करना पड़ता है, बिल्कुल सही। तो 2 और 3 सही है। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है। तो ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी क्या कर देता है कि मिलाने को कह देगा। ठीक है, मतलब कि कुछ ऐसी कंडीशन रख देगा, इसको याद रखो, ये ध्यान देना कि भारत के पास विश्व का 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार होने के बावजूद भारी मात्रा में आयात करने के पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित है। तो कथन का विश्लेषण। पहला कथन गलत क्यों? भारत ऐसी कोई नीति नहीं है कि वह अपने भंडार का भविष्य के लिए बचाकर रखे और वर्तमान में केवल आयात पर निर्भर रहे। इसके विपरीत सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाने और आयात कम करने के निरंतर प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। दूसरा सही है, भारत बिजली उत्पादन क्षमता का सबसे बड़ा, पेन बदल लूँ दिक्कत हो रही होगी। भारत बिजली उत्पादन क्षमता का एक बड़ा लगभग 70% से अधिक कोयला पर आधारित है। हालांकि घरेलू उत्पादन अधिक है, लेकिन बढ़ती मांग, लॉजिस्टिक्स की समस्या जैसे रेलवे रैक की कमी और खदानों की बिजली संयंत्रों तक समय पर आपूर्ति न होने के कारण मांग और आपूर्ति में अंतर बना रहता है। ठीक,
भारत की कोयले में एस कंटेंट की मात्रा अधिक होती है। इस्पात स्टील उद्योग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कुकिंग कोयले की आवश्यकता होती है, जो भारत में बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। इसलिए इस्पात कंपनियों को मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से कुकिंग कोयला का आयात करना पड़ता है। ठीक है, तो ये याद रखना। कोयले के प्रकार में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे एंथ्रासाइट कोयला है, बिटुमिनस कोयला है, लिग्नाइट है, पीट है। ठीक है, तो इन कोयले के बारे में पढ़ लेते हैं। पूछ लेता है यूपीएससी, पहले पूछा भी है, 2011 में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, हर साल ऐसे कोयले से संबंधित, खनन से संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए इनको हल्के में मत लेना। मात्रा की, कार्बन की मात्रा 80% से 95% तक होती है। एंथ्रासाइट इसमें अच्छी क्वालिटी का कोयला माना जाता है। यह सबसे कठोर, चमकीला और काला कोयला होता है। यह जलते हुए धुआं नहीं देता है, मतलब बहुत ज़्यादा धुआं इसमें नहीं, सबसे अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। भारत की स्थिति, यह भारत में बहुत कम पाया जाता है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर के रियासी क्षेत्र में, रियासी जिले में। ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में ही भारत में। बिटुमिनस सबसे अधिक उपयोग होने वाला कार्बन, इसमें 60 से 80% तक होता है। विशेषता, यह काला कोयला, ये सॉफ्ट कोल भी कहते हैं। इसका उपयोग बिजली बनाने वाले इस्पात उद्योग में किया जाता है, बिजली बनाने और इस्पात उद्योग, स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। तो बिटुमिनस सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, पेन बदल लूँ, शायद आपको ये भी पेन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, फिर भारत का अधिकांश कोयला भंडार इसी श्रेणी का है, जो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, अधिकांश इसी का है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी भी नहीं है। फिर हम लिग्नाइट के बारे में, भूरा कोयला जिसको बोलते हैं, इसमें 40 से 55% तक होता है। यह कम गुणवत्ता वाला कोयला है, जिसमें नमी, मॉइस्चर अधिक होती है। जलने पर यह अधिक धुआं देता है और कम ऊष्मा पैदा करता है। ठीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत कम होता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, जिसमें नवेली, राजस्थान, गुजरात में पाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना दोस्तों, पूछ सकता है लिग्नाइट प्रकार का कोयला कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, पीट प्रकार का कहाँ पाया जाता है, तो सबसे कम गुणवत्ता का पीट कोयला जो है, ये 40% से कम इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और यह विशेषता क्या है, यह कोयला बनने की पहली अवस्था है। लकड़ी से कोयला बनने के बीच की कड़ी है। ठीक है, लकड़ी से कोयला बनने के बीच की कड़ी पीट प्रकार की होती है। इसमें लकड़ी के अंश अधिक होते हैं, यह बहुत अधिक धुआं और राख पैदा करता है। ठीक है, ऐस की मात्रा भी। भारत में कोयला को देखते हैं। भारत में कोयला मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भाग की नदी घाटी में पाया जाता है। इसे दो मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है, गोंडवाना कोयला, पुराना और उच्च गुणवत्ता वाला, और टर्सरी कोयला, यह नया और कम गुणवत्ता वाला होता है। ठीक, मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र निम्नलिखित है। झारखंड, यह देश के सबसे बड़े कोयला भंडार वाला देश है, तो पहले यही रख देगा कि झारखंड सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल लिख देगा। ठीक है, तो इसमें झारखंड में झरिया और अन्य में बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा। ठीक, भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र जो कुकिंग कोयला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कुकिंग कोयला कहाँ पर, झरिया में पाया जाता है, झारखंड में। अन्य में जैसे बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा है। उड़ीसा वर्तमान उत्पादन के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। ठीक है, तालचेर, यह यहाँ देश का सबसे बड़ा भौगोलिक कोयला भंडार है। ठीक, उड़ीसा में बड़ा भौगोलिक कोयला भंडार। ईब नदी वाला क्षेत्र होगा कोयला उड़ीसा के पास, वहीं पर मिलेगा। नदी घाटी अन्य स्रोत इसके प्रमुख स्रोत है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उत्पादन की दृष्टि यह शीर्ष राज्यों में शामिल है। उत्पादन की कोरबा, यहाँ गेवरा माइंस स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी कोयला खदान है। अन्य में विश्रामपुर, सोहनट और हसदो अरण्य, ये आपके क्षेत्र जहाँ पर कोयला मिलता है। ठीक, फिर मध्य प्रदेश में सिंगरौली, आपको पता है कि यह राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अन्य में आपका सुहागपुर, उमरिया और पेंच टाइगर रिजर्व भी है, आप याद रखना। नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व, कमेंट करके मुझे बताओ। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, इसी को पूछा था यूपीपीसीएस में। भारत का सबसे पुराना कोयला क्षेत्र, जहाँ 1774 में पहली बार खनन शुरू हुआ था। ठीक, तेलंगाना सिंगरेनी, यहाँ सिंगरौली मध्य प्रदेश में, यहाँ सिंगरेनी है तेलंगाना में, गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। इसको मैपिंग में दोस्तों कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैपिंग निकाल करके जो मैं बता रहा हूँ इसको मैप में, जो आपके पास आउटलाइन मैप होगा वहाँ पर आप इसको, जैसे मैं बताता जा रहा हूँ, इस क्षेत्र को लिखते जाओ, कोयला की मात्रा लिखते जाओ, ऊपर लिख देना कोयला के विशेष क्षेत्र। ठीक, अन्य क्षेत्र में टर्सियन कोयला भी मिलता है। टर्सियन कोयला तमिलनाडु, उत्तरपूर्व में, तमिलनाडु में नेवेली लिग्नाइट कोयला, जो तीसरी श्रेणी का हम लोग कोयला पढ़े थे ना ऊपर, ये। ठीक, 40 से 55% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है, तो वही हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। लिग्नाइट का जैसे भूरा कोयला है, प्रचुर मात्रा में मिलता है। कहाँ पर, नेवेली तमिलनाडु में। उत्तर पूर्व असम, मुकुम, मेघालय, चेरापूंजी और अरुणाचल प्रदेश में भी छोटी मात्रा में होते हैं। कौन, टर्सरी कोयला। अन्य चीज़ों में हम लोग देख लेते हैं, कोयले से जुड़ी पर्यावरणीय चुनौतियां देख लेते हैं। यहाँ से यूपीएससी आपके प्री में एनवायरमेंट और साइंटिफिक से संबंधित प्रश्न बना देगा। उड़ने वाली राख, फ्लाई एश, कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से निकलने वाली राख में आर्सेनिक, सीसा और पारा जैसे जहरीले तत्व होते हैं। इसकी उपयोगिता, जैसे सीमेंट निर्माण, जो ऐश निकलती है, ऐश होती है, यहाँ पर लिखा है ऐश, फ्लाई ऐश, इसका उपयोग क्या होता है, सीमेंट निर्माण में। सीमेंट जब बनाई जाती है तो वही ऐश का इस्तेमाल किया जाता है। ईंटें बनाना पर प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इस पर उपयोगिता पर प्रश्न आ सकता है। उत्सर्जन, थर्मल पावर प्लांट से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन निकलता है। 2011 में प्रश्न हमने कराया था आपको। नई तकनीकी और स्वच्छ कोयला, क्लीन कोल टेक्नोलॉजी,
अब इसमें जो है टेक्नोलॉजी से कोल गैसिफिकेशन, कोयला गैसीकरण, कोयला को सिन गैस में बदलने के लिए, मतलब अच्छी गैस में बदलने के लिए बदलने की प्रक्रिया भारत में 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया। ठीक, कोल बेड मीथेन CBM, कोयले की परतों के बीच फंसी मीथेन गैस को निकालने की तकनीक, मतलब कुछ कोयले के अंदर जो बीच में मीथेन गैस फंसी होती है उसको भी निकाल दें, जिससे क्या मीथेन का विसर्जन बाहर ना हो। कोल लिक्विफिकेशन, कोयले से तरल ईंधन जैसे कि डीजल बनाना। ठीक है, ऐसा कुछ करना। फिर नीतिगत सुधार और संस्थागत ढांचे क्या, कॉमर्शियल कोल माइनिंग 2020 में आया था। ये अब निजी कंपनियां भी कोयला निकालकर खुले बाजार में बेच सकती, पहले केवल स्वयं के उपयोग के लिए अनुमति थी। ठीक है, पहले क्या था कि खुद निकाल कर खुद के उपयोग कर से अब बेच भी सकती हैं। ठीक है, तो कॉमर्शियल कोल माइनिंग। कोल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CCO, यह संस्था कोल सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है और कोयला क्षेत्रों के अधिग्रहण की निगरानी करती है। ठीक, CCO। नेशनल कोल इंडेक्स, कोयले की कीमत के उतार चढ़ाव को मापने के लिए एक सूचकांक है। ठीक, शक्ति पॉलिसी, एक आपका शांति बिल होता है, हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें क्या था, न्यूक्लियर गैस से संबंधित जो है हम लोगों ने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें शामिल किया गया, तो शांति बिल लाया गया था। एक शक्ति पॉलिसी है, शक्ति नीति है, वो बिजली संयंत्र को कोयले के पारदर्शी आवंटन की योजना तय करती है। तो शक्ति पॉलिसी पूछ सकता है, क्योंकि शांति बहुत ज़्यादा चल रहा है, और रख देगा शक्ति, फिर आप भ्रमित हो जाओगे। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इस प्रश्न को आप लोग पॉज करके पढ़ो। इसी तरह का प्रश्न ये पूछा गया, ये मैंने 2024 में कॉमन सेंस में कराया, आप जाकर के वहाँ देख लेना। ठीक है, तो ये तारों संबंधित प्रश्न पूछ लेता दोस्तों, इसलिए आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी है। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप पढ़ो। माइक में आवाज़ हो सकता है कि थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर से बोल रहा था, गर्दन टेढ़ी हो जाती बोलते बोलते। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। ठीक, रीजनिंग वाला सवाल पूछ लिया है। उसे अपने गांव जाना था, वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मान लो ये व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ खड़ा, और इधर जाना है इसको पूर्व की ओर। मान लो ये पूर्व है, इसका ये उत्तर है। मैं उत्तर आपको यहाँ डायग्राम में नहीं दिखा सकता, मतलब कि 3D नहीं दिखा सकता, आप एज्यूम करते रहो। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना होगा। तो आप अपने सामने जब देखोगे तो आपके सामने उत्तर होगा, आपके जस्ट पीछे दक्षिण होगा, आपके दाएं हाथ की तरफ पूरब होगा, और आपके बाएं तरफ आपको क्या होगा, पश्चिम होगा। तो ध्रुव तारे को अब जब आप केंद्र, मतलब कि आपको पूर्व दिशा की ओर जाना है, तो ध्रुव तारा आपकी किस तरफ होगा, बाएं तरफ होगा, सीधी सी बात है। तो C ऑप्शन हो जाएगा। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चलेगा। आप इसको जो है मैं 3D में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन जैसे कि मान लो ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब आप इधर से जब यहाँ से मान लो ऐसे चलना ईस्ट की ओर जाओगे, तो आपका हाथ मान लो कि इधर इस साइड कौन सा हाथ होगा, बाएं हाथ होगा, तो ये नॉर्थ आपका होगा। तो ऐसे चलोगे सीधे इस तरह, C हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। अब इसको समझाने का कोई मतलब तो बनता नहीं, मैंने बता ही दिया, वही चीज़ है। लक्ष्य आपका पूर्व दिशा है और ध्रुव तारा आपका उत्तर दिशा में, तो आप बाएं तरफ हाथ रख के चलोगे, तो सामने आपका ये सब चीज़ें इसमें दी। जब मैं ये दूंगा तो आपको इसको देख लेना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बताई, ये पढ़ लेते हैं पोलरिस तारे के बारे में। ध्रुव तारा आकाश में एकमात्र ऐसा तारा है जो हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के उत्तरी अक्षांश के ठीक ऊपर स्थित होता है। जैसे जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, बाकी सभी तारे इसके चारों ओर घूमते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ध्रुव तारा अपनी जगह पर होता है। जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ये यहीं पर होगा, तो पृथ्वी ऐसे घूम भी रही होगी तो ये एक ही जगह पर दिखाई देगा पृथ्वी के। ठीक, बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न बनते नहीं हैं। अब अभी हाल फिलहाल में 2024-25 में ऐसे प्रश्न 1-2 बने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बनते नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको NCERT से कवर कर लेंगे। ठीक, फिर 86 नंबर क्वेश्चन आप देखो। हाल के तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई जा रही, क्यों। अभी देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। ठीक है, रेयर अर्थ इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में। अब इसको सिंपल हम लोग सोचेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, सिंपल सोचो, प्रश्न आपके हाथ में, दिमाग लगाओ। सिंपल पढ़ते हैं। चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है, इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर का काम करते हैं। अब आपको पता है चाइना में LED लाइट हो गई, मोबाइल हो गया, उनमें सेमीकंडक्टर बहुत इस्तेमाल होता है। अब चाइना आपको पता है सस्ता और अच्छी चीज़ें बहुत ज़्यादा बनाता है। अच्छी का मतलब सस्ती, अब तो बहुत उसकी क्वालिटी बेहतर हो गई दोस्तों। ठीक है, आप OnePlus वगैरह के मोबाइल यूज करोगे, चाइना के Realme वगैरह यूज करोगे, ये सब वहीं की हैं। और वैसे भी कोई भी कंपनी, चाहे एप्पल हो, कोई भी कंपनी बनाएगी तो चाइना से कहीं ना कहीं अपने कुछ सामान लेती है। तो चाइना इस चीज़ को तो सही मानोगे ना आप। तो चाइना इस आधार पर ये क्वेश्चन, रेयर अर्थ एलिमेंट का जो है उत्पादन चाइना करता है, पूरे विश्व में कब्जा किए हुए हैं। तो इसी को लेकर के अभी एक संधि हुई है, उसको बताना। ठीक है, अमेरिका के साथ हमने कोई संधि की है, पैक्स सिल्का करके, ऐसा कुछ है क्या, उसके बारे में थोड़ा बताना मुझे। ठीक है, तो ये निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है द्वारा जिनके निर्यात, हमें ये नहीं पता, लेकिन चीन तो बिल्कुल सही है। तो चीन के आधार पर हमने या तो A सही होगा, या तो C सही होगा, या तो B गलत हो गया। ठीक,
चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में ये तत्व नहीं पाए जाते। अब ये कैसे कह सकते हो कि किसी और देशों में नहीं पाए जाते हैं? किसी भी, एक तो स्ट्रीम यहाँ बोल रहा है, फिर भी हम स्ट्रीम को मान लो काट देते हैं, तो और किसी मान लो कि अभी खुदाई करने लगे भारत में, तो कहीं भारत में निकल आया, निकल ही रहा है कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है, उसने खुदाई करी, उसको ज़्यादा मात्रा में मिलने लगा, लेकिन अन्य देशों में कैसे कह सकते हो कि नहीं, छोड़ करके केवल चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा छोड़ के बाकी कहीं नहीं मिलता? तो दो तो बिल्कुल गलत हो गया। तो दो के आधार पर हमने इसको काटा दो और डी कटा, ठीक है। या तो एक से सी सही होगा या तो ए सही होगा, ठीक, या तो सी सही होगा या तो ए सही होगा। ए हमारा बिल्कुल सही है, तो इस आधार पे एक सही। अब सी तीन को देख लेते हैं। दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही, सेमीकंडक्टर की मांग अभी बढ़ी रही, इसीलिए तो 2012 से चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है, मोबाइल जब से आया तब से, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, इसमें चांदी को लेकर के भी प्रश्न बन जाएगा, इसलिए ये सी सही हो जाएगा। तो एक सही है, तीन सही है। इसको पढ़ लेते हैं। यहाँ प्रत्येक कथन का विश्लेषण दिया गया। चीन विश्व में रेयर अर्थ एलिमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने घरेलू मांग और पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए इनके निर्यात पर कोटा और प्रतिबंध लगाया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चिंता पैदा हुई है, ठीक। ये तत्व जो है चाइना पे ज़्यादा मिलते हैं, तो चाइना इस चीज़ को निकाल भी रहा है और जहाँ जहाँ मिलते हैं उन देशों से भी कॉन्टेक्ट करता है। और इसकी मोनोपोली बहुत तगड़ी है। ये जब चीज़ करने लगता है तो दूसरे को धमकाने का प्रयास करता है, जियोपॉलिटिकल राजनीति करता है। ये तत्व केवल चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली में नहीं पाए जाते हैं। हालांकि चीन के पास सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन ये तत्व भारत, ब्राज़ील, वियतनाम, रूस और अमेरिका जैसे अन्य देशों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इन्हें दुर्लभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार तरीके से निकाला और शुद्ध करना कठिन होता है, इसलिए दुर्लभ बोल दिया जाता है, ठीक है। तो दो गलत हो जाएगा, इसीलिए तो एक तीन सही हो जाएगा। दुर्लभ मृदा धातु आधुनिक तकनीक के लिए अनिवार्य है। इनका उपयोग स्मार्टफोन, आपको पता है, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बैटरियाँ, रक्षा उपकरणों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे कि पवन टरबाइन के निर्माण में व्यापक रूप से होता है। जैसे जैसे तकनीक और हरित ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, इन तत्वों की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है, ठीक है। रेयर अर्थ एलिमेंट 17 धात्विक तत्वों का एक समूह है जो आधुनिक तकनीक की दुनिया में विटामिन की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इनकी मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कौन से तत्व हैं? इनमें से आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल देखोगे तो इनमें 15 लैंथेनाइट्स हैं। आप यहाँ देखो, ये लैंथेनाइट्स हैं, ये 15 हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, इसमें 14 दिखाई देंगे लेकिन है 15, ठीक। फिर इसके साथ साथ लैंथेनाइट्स के साथ साथ स्कैंडियन और यट्रियम, तो आप देखोगे तो आपको 21 नंबर आपको दिखेगा स्कैंडियन और 39 नंबर इसी में आपको दिखेगा यट्रियम। ये आपका यट्रियम हो जाएगा और ये आपका 21 नंबर स्कैंडियन हो जाएगा, ठीक, याद कर लेना। नंबर नहीं पूछा जाएगा पीरियोडिक टेबल का, उतना परेशान ना हो, लेकिन ये पूछ सकता है कि लैंथेनाइट्स और स्कैंडियन यट्रियम किससे संबंधित है, तो ये आपको रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित है, ठीक है। कौन कौन से तत्व होते हैं? ये है। नाम दुर्लभ क्यों पड़ा? ये तत्व असल में धरती की परत में बहुत कम नहीं है, बल्कि ये सोने या चांदी की तरह शुद्ध रूप में एक जगह जमा नहीं हो मिलते। ये मिट्टी और अन्य खनिजों में बहुत कम मात्रा में बिखरे हुए होते हैं। इनके लिए तकनीकी की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें अलग करना और शुद्ध मतलब रिफाइन करना बहुत कठिन और खर्चीला होता है, इसलिए महंगे भी होते हैं। खासियत क्या है? इन धातु में अद्भुत चुंबकीय और इलेक्ट्रॉनिक गुण होते हैं। उदाहरण के लिए इनसे बने चुंबक बहुत छोटे होने के बावजूद इतने बेहद शक्तिशाली होते हैं, जो स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक कारों की मोटर के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। भारत सरकार इन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई बड़े रणनीतिक कार्यक्रम चला रही है। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। यूपीएससी प्रश्न बनाएगा इससे दोस्तों, ठीक है, इसलिए उसको अच्छे से पढ़ लो। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, पहले तो ये हुआ 2025 में लॉन्च, तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जनवरी 2025 में लॉन्च किए गए। इन मिशन का बजट 16,300 करोड़, इतना याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन 2025 में ये नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन लॉन्च किया गया था, ये याद रखना। इसका मुख्य उद्देश्य दुर्लभ मृदा तत्वों, रेयर अर्थ एलिमेंट सहित महत्वपूर्ण खनिजों की खोज, खनन और प्रसंस्करण प्रोसेसिंग को बढ़ावा देना। लिख देगा यूपीएससी की, रेयर अर्थ एलिमेंट को, खनिजों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी मिशन को तैयार किया गया? राष्ट्रीय महत्व खनिज मिशन, याद कर लेना, नेशनल क्रिटिकल मिशन मिनियन, ठीक। REPM विनिर्माण प्रोत्साहन योजना, ठीक है, वही चीज़ रेयर अर्थ एलिमेंट मिशन। सरकार ने 7,280 करोड़ की एक विशेष योजना को मंजूरी दी है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ है। REPM का मतलब रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, ये दूसरी योजना है, विनिर्माण प्रोत्साहन योजना। इसके लिए सरकार ने 7,280 करोड़ की एक विशेष योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य भारत में दुर्लभ मृदा स्थायी चुंबक के निर्माण का एक पूरा इको सिस्टम तैयार करना है। ये चुंबक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों और रक्षा उपकरणों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक। फिर इसका समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे रेयर अर्थ कॉरिडोर, बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में विशेष गलियारे बनाने की घोषणा की गई। ये क्षेत्र खनन, शोध और अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे, ठीक है। तो समर्पित दुर्लभ मृदा गलियारे, REPM, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स और नेशनल क्रिटिकल मिशन, ये
मिनरल मिशन, ये यूपीएससी तीनों को रख करके पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। REEL इंडिया लिमिटेड की भूमिका। परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत आने वाली यह सार्वजनिक कंपनी भारत में दुर्लभ मृदा ऑक्साइड के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इसने विशाखापट्टनम में एक स्वदेशी तकनीकी आधारित चुंबक संयंत्र भी शुरू किया है। खोज और नीलामी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने हाल के वर्षों में 260 से अधिक अन्वेषण परियोजनाएं पूरी की हैं। उत्तर प्रदेश के नवा टोला लाबंद, ये याद रखना, ये पूछ लेगा, सिर्फ लिख देगा नवा टोला लाबंद, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, लिख देगा कि ये रेयर अर्थ एलिमेंट उत्तर प्रदेश में स्थित है, इस तरह से लिख देगा। जैसे क्षेत्रों में दुर्लभ मृदा ब्लॉकों की नीलामी में शुरू की गई है, ठीक है। तो नवा टोला लाबंद पूछ लेगा। उत्तर प्रदेश आप लगाओ, उत्तर प्रदेश लिखा होगा तो आपका कॉमन सेंस भी नहीं काम करेगा, क्योंकि लगेगा कि नवा टोला यहाँ तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। सीमा शुल्क में छूट। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बजट में इस कई महत्वपूर्ण खनिजों और उनके कचरे स्क्रैप के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी को खत्म या कम कर दिया, ठीक। फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये पढ़ो जरा। दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि, इसको वृष्टि मान लो, ठीक है, की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, ठीक। अब आप देखो इसको सिंपल सोचो कि क्या हो सकता है। ये सिंपल है। जब आप भारत का मैप देखोगे तो आप देखोगे तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। बिल्कुल सही है ये चीज़, आप दोनों कथन बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह ये सही है, मैं आपको पहले यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे ये मानसून आया तो जैसे जाएगा तो यहाँ पर क्या है कि बारिश कराते हुए ऊपर जाएगा तो बारिश होती चली जाएगी, इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब यहाँ से बंगाली खाड़ी से जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर वाले क्षेत्रों में ज़्यादा कराएगा, यहाँ दिल्ली तक आते आते तेजी होगी, फिर उसके बाद जब इधर जाएगा राजस्थान की तरफ तो मात्रा कम हो जाएगी। आपको पता है कि राजस्थान में लगभग 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के आसपास बारिश होती है ना। और इधर के क्षेत्रों में आप देखोगे, इधर मेघालय वगैरह के क्षेत्रों में आपको पता है 200 सेंटीमीटर से प्लस बारिश हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये सिंपल प्रश्न है वायुमंडल से, है ना, तो इससे ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है, परेशानी होना, बस आपको दोनों कथन सही है। दक्षिण भारत में मानसून सबसे पहले केरल तट पर लगभग 1 जून को प्रवेश करता है, ठीक है। ये देख लो आप, यहाँ पर इस जगह पर 1 जून को प्रवेश करता है। इनके से मतलब डेट ऊपर नीचे भी हो सकती है, और सबसे अंत में लौटता है। इसके विपरीत उत्तर भारत में मानसून देर से पहुँचता है और जल्दी लौटता है। इसके कारण दक्षिण से उत्तर की ओर मानसून की अवधि लगातार घटती जाती है, ठीक है, अवधि घटती जाती है, ठीक है। इसलिए ये सही हो जाएगा। मानसून भारत उत्तरी भारत और उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती जाती है, मतलब पहले ऊपर ज़्यादा, मतलब नीचे ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पर जो है इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो यहाँ से यहाँ तक जब ऐसे जाएगा तो यहाँ पर मात्रा ज़्यादा बारिश कराएगा, ज़्यादा दिनों तक कराएगा, तो इसकी अवधि ज़्यादा है। और ऊपर क्या होगा कि जून जुलाई अगस्त तक आया और तुरंत जो है अगस्त के लौटने लगा, जून जुलाई ही करा पाया। और यहाँ पर जून में प्रवेश किया तो जून भी कराएगा और अगस्त अक्टूबर तक कराएगा, फिर लौटते हुए मानसून से भी बारिश हो जाती है इधर साइड दक्षिण में, ठीक है। तो ये चीज़ें सही हो जाएंगी। उत्तर भारत के मैदानों में मानसून बंगाली खाड़ी की शाखा से पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, इनमें नमी की मात्रा कम होती जाती है। इसी कारण वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उदाहरण कोलकाता, पटना, दिल्ली, ये सब चीज़ें हमने तुमको बताई दी है। फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सावाना प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से विशेषता है, ठीक। अब आपको इसके बारे में पता होगा कि जैसे हमारा जो है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस मतलब विषुवत रेखा है। इससे ऊपर जाओगे तो 10 डिग्री, नीचे 10 डिग्री, इनमें बारिश बहुत होती है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो आपको जो है यहाँ पर थोड़ी सी बारिश होती रहेगी, तो यहाँ पर आपको समाना तुल्य जल मतलब समाना प्रकार के प्रदेश मिलेंगे। फिर ऊपर जाओगे तो आपको मरुस्थलीय प्रकार के प्रदेश मिलेंगे, ठीक है। तो आपको पता है गोबी मरुस्थल वगैरह आप देखते हो ना, तो ये क्या है, सवाना प्रदेश की जलवायु को मुख्य विशेषता है क्या है कि वर्ष भर बारिश, ऐसा तो नहीं होगा। केवल शीतकाल में बारिश, ऐसा कैसे हो सकता है, शीतकाल में पहली बात तो बारिश नहीं होगी। अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, ये भी नहीं होगा। जब पढ़े होगे थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस लगेगा। निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु, बिल्कुल सही है। आप इसी से देख लो कि 0 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर बारिश खूब होती है, यहाँ पर होगी लेकिन कम होगी, और शुष्कता भी थोड़ी बहुत रहेगी। तो जब दोनों होगी तभी तो इसको सवाना बोल देंगे, तो डी सही हो जाएगा। इस तरह का प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, देखो थीम रिपीट किया है, तो यही तुलनात्मक अध्ययन है। देखो इसको उस समय इसमें सिंपल वही प्रश्न इसी तरह का पूछा है, लेकिन थोड़ा सा पैटर्न में चेंज कर दिया। इसमें क्या तापमानों की वार्षिक और दैनिक रेंज पूछ लिया। वर्ष भर वर्षण होता है, वर्षण में 50 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये किस तरह की जलवायु है, किस प्रकार की जलवायु है, तो ये समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु है, ठीक। आंसर ही मैंने बता दिया, लेकिन आप इसको जाकर के भी देख लेना। इसको पढ़ते हैं हम लोग, डी सही है। उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु जिसे सूडान तुल्य जलवायु भी बोलते हैं, हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर सूडान तुल्य जलवायु आपको मिल जाएगी, ये सूडान तुल्य जलवायु, ठीक। इंग्लिश में लिखा हुआ है सूडान टाइप, मतलब सूडान तुल्य जलवायु। अभी हम पूरा देख लेंगे इसको अच्छे से। सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है कि सबसे प्रमुख विशेषता एक निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु का होना है।
मौसमी वर्षा यहाँ अधिकांश वर्षा गर्मियों के महीनों में होती है, जबकि सर्दियाँ लगभग शुष्क रहती है। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये। संक्रमणकालीन जलवायु है यह क्षेत्र भूमध्य रेखा वर्षा वन हो, जहाँ साल भर वर्षा होती है और गर्म और स्थलों के बीच का एक ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है। ये आपको दिखाई देता हूँ एक बार फिर से। ये आपको मान लो ये बारिश होती है 0 से 10 डिग्री, ये नॉर्थ भी है साउथ में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो दोनों सेम है, तो हमने नॉर्थ का ले लिया। तो यहाँ बारिश खूब होगी और ये आपका सूडान तुल्य, इधर आपका सूखा वाले क्षेत्र ऊपर मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बीच का क्षेत्र होता है। ये मोटा मोटा हमने ऐसे समझने का प्रयास किया। ठीक है, वनस्पति इस जलवायु के कारण यहाँ लंबी घासें और बिखरे हुए पेड़ जैसे बबूल और बाओ पाए जाते हैं। तो ये याद रखना, समाना भूमि में 2022 में भी प्रश्न पूछा गया है इसी तरह का। ठीक है, लेकिन हमने लगाया नहीं है, हमने केवल अभी कराएंगे 2-3-15-20 दिन में आपको 22 तक हम पहुँच जाएंगे। डेली आपको वीडियो मिलेगा। अन्य कथन गलत क्यों है? वर्ष भर वर्षा भूमध्य रेखीय जलवायु की विशेषता, यहाँ पर बिना किसी शुष्क ऋतु के साल भर बारिश होती है। केवल शीतकाल में वर्षा होती है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु की मुख्य विशेषता है। ठीक है, शीतकाल में जो बारिश होगी वो भूमध्य सागरीय होती है। ठीक है, भूमध्य सागर में आपको पता है वहाँ पर बारिश होती है और वही मानसून इधर आ जाता है। तो हम लोग कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुआ है। अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु यह मानसूनी जलवायु के कुछ हिस्सों या उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता हो सकती है, लेकिन सवाना में शुष्क ऋतु काफी लंबी और स्पष्ट होती है। ठीक है, तो अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु ये आपकी मानसूनी जलवायु के लक्षण हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ऊपर हमने पढ़ लिया ना, अब हम चलते हैं। विश्व की जलवायु को मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के आधार पर विभाजित किया जाता है। कोपेन का वर्गीकरण हम लोगों ने पढ़ा था, ये मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। वर्गीकरण के अनुसार दुनिया में 5 प्रमुख जलवायु समूह हैं। मैंने शायद मेंटरशिप में कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बताया था, आप लोगों को नहीं बताया, इसके लिए अलग से मैं क्लास लेकर के आपको बता दूंगा। ठीक है, उसमें क्षेत्र होते हैं AF AM AW ये दिए ना, इस तरह से हम बता देंगे भारत का, तो याद कर लेना। उष्णकटिबंधीय जलवायु यहाँ साल भर 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। ठीक है, वर्षावन AF साल भर बारिश होती है। मानसून AM एक स्पष्ट वर्षा ऋतु जैसे भारत में। AW निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु। तो ये दोस्तों थोड़ा सा इसको केवल कॉमन सेंस से मतलब केवल देख लो, याद कर लो, बाकी इसके लिए मैं एक मैप लगा करके आपको दिखा दूंगा कहाँ पर कौन कौन सी जलवायु मिलती है। शुष्क जलवायु, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है और वाष्पीकरण बहुत अधिक होता है। इसमें गर्म वर्षा जैसे कि सहारा और शुष्क स्टेपी क्षेत्र होता है। ठीक है, शुष्क जलवायु में, तो इसको हम B के से डिनोट करते हैं। समशीतोष्ण मध्यम जलवायु जिसको हम C से डिनोट करते हैं, यहाँ सर्दियाँ हल्की और गर्मियाँ सुखद होती हैं। भूमध्य सागरीय जलवायु सर्दियों में वर्षा और सूखी गर्मी है। ये वर्ल्ड का जो हम मानसून देखेंगे ना, मतलब वर्ल्ड का मानचित्र, उसमें हम इसको डिवाइड करके कोपेन के वर्गीकरण को डिवाइड करेंगे, फिर भारत का भी डिवाइड करके आपको दिखा देंगे। महाद्वीपीय जलवायु जिसको हम D से डिनोट करते हैं, केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, क्योंकि महाद्वीप उत्तर गोलार्ध में ज़्यादा है। यहाँ सर्दियाँ बहुत ठंडी और गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं। ठीक है, ध्रुवीय जलवायु इसको E से डिनोट करते हैं। ये नया वर्गीकरण है, पहले ABCD तक होता था, E को अलग से जोड़ा गया। यहाँ साल भर तापमान बहुत कम 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। इसे टुंड्रा और स्थायी बर्फ वाले क्षेत्र भी बोलते थे। ठीक है, साइबेरियन जलवायु, यह रूस के साइबेरिया क्षेत्र में पाई जाने वाली ठंडी महाद्वीपीय जलवायु है। यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी और कड़ाके की होती है। साइबेरियन क्रेन यहीं से उड़ करके ज़्यादा ठंडी पड़ती है तो भारत की तरफ आ जाते हैं। कल मैं इसके लिए क्लास लेकर के आऊँगा फ्लोरा एंड फौना में। नेटाल तुल्य जलवायु, नेटाल आपको पता है साउथ अफ्रीका में है। यह दक्षिण अफ्रीका के नेटाल, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। चीनी तुल्य जलवायु जैसी होती है, लेकिन यह यहाँ साल भर होती है। ठीक है, लॉरेंसियन जलवायु, यह उत्तर पूर्वी अमेरिका, कनाडा और उत्तर पूर्वी एशियाई, उत्तरी चीन, मंचूरिया, कोरिया में पाई जाती है। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये 0 डिग्री से नॉर्थ 10 डिग्री नॉर्थ तक पानी बहुत बारिश बहुत होती है, तो इसको हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बोलते थे। यहाँ पर जो भी वनस्पति हुई उसको हम इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बोलेंगे। ठीक है, फिर आपका जैसे 10 से 30 डिग्री के बीच में आपको पूर्व की ओर ईस्ट की ओर मानसूनल टाइप मिलेगा, जिसको मानसून फॉरेस्ट, यहाँ पर जो उगेंगे मानसून फॉरेस्ट उगेंगे। फिर आपकी बीच में सूडान तुल्य जलवायु जैसे सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलेंगे आपको। फिर हॉट डेजर्ट। अब भाई इधर से जब 0 से 30 डिग्री की तरफ जाओगे, मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, तो व्यापारिक पवनें चलती, तो ऐसे बारिश चलेगी, तो यहाँ पर बारिश की मात्रा क्या होती, कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पर बारिश कम होगी, तो जब कम होगी तो यहाँ पर क्या होगा, डेजर्ट का विकास होगा। ठीक, और 30 से 45 की तरफ इधर से बारिश चलती है, तो यहाँ पर घनापना होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कैसा दिखाई देगा, आपको डेजर्ट टाइप का दिखाई देगा। लेकिन इतने डेजर्ट नहीं होगा, क्योंकि इतनी मात्रा थोड़ी बहुत तो बारिश ऊपर यहाँ भी हो जाती है, थोड़ी बहुत बारिश इधर से भी हल्की फुल्की मिल जाती है इस तरह। लेकिन यहाँ पर डेजर्ट आपको नीचे, क्योंकि ये गर्म भी है ना, इसलिए भी मिलता है। बाकी गोबी लैंड वगैरह तो आपको ऊपर दिखेगा ही। तो यहाँ पर वार्म टेम्परेट जोन है, मेडिटेरियन फॉरेस्ट सब मिलेंगे आपको। स्टेपी 30 से 45 डिग्री के बीच में स्टेपी टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेंगे, स्टेपी तुल्य समशीतोष्ण ग्रासलैंड, और चाइना टाइप वार्म वेट फॉरेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, गर्मी मिलेगा और वार्म भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ से 30 डिग्री का पैमाना नहीं होता, केवल थोड़ा बहुत यहाँ से भी बारिश हो जाती है। ठीक है, फिर आपको ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंशियल 45 से 60 के बीच में, तो इसको लॉरेंशियल तुल्य बोल देते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा। फिर सेंट्रल कॉन्टिनेंट साइबेरियन स्टेपी, आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। फिर आपको वेस्टर्न मार्जिन ब्रिटिश तुल्य जलवायु डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेंगे आपको।
घने सघन जो है फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर ऊपर आपको आर्कटिक पोलर टाइप मिल जाएगा, इसी को हमको ई से डोनेट कर देते हैं, ठीक है। बाकी को हम लोग ABCD वो हम अलग से जब लेकर के आएंगे तो आपको इसके लिए अलग से एक चित्र आपको दिखा देंगे। तो इतना आपका हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इन्हीं को बार बार रिवीजन करिए, पढ़िए, आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। बस चीज़ें जो बताई जा रही हैं उनको करते रहिए। डेली आपको वीडियो आपको मिल ही रहा है, इस तरह से वीडियो मिलता रहेगा और आप टॉपिक्स को तैयार कर लिए। डेली टारगेट मैं आपको दे ही रहा हूँ, डेली टारगेट आप कंप्लीट कर लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।